हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडेल प्लेटफॉर्म रिपीटिंग एक्सट्रीमली वेल। हीट ट्रीटमेंट टॉपिक जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपने सब आई थिंक सब ब्रांचेस के लिए है। मैकेनिकल से जितने भी रिलेटेड ब्रांचेस है उन सब ब्रांचेस के लिए ये टॉपिक है और यहाँ से दो क्वेश्चंस आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो दो क्वेश्चन माने आपके 4 मार्क्स। ओके, तो शुरुआत करते हैं। देखो, हीट ट्रीटमेंट क्या होता है? जो आपका स्टील है, ठीक है, स्टील है, उसकी हीटिंग एंड कूलिंग, बस सिंपल यही, हीटिंग एंड कूलिंग इज नथिंग बट हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, हीटिंग करना और कूल करना उस स्टील को क्यों किया जाता है? स्टील का स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए। ठीक है, स्टील का स्ट्रक्चर, कोई भी आप मेटल उठा लो, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर कैसे नजर आएगा आपको? एक तो देखो, स्टील को कैसे, अगर आप बीच में से तोड़ो, आपके पास अगर कोई ऐसे स्टील की रॉड है और अगर आप उसे बीच में से तोड़ोगे, आप उसे, ठीक है, ब्रेक करोगे, तो आप वहां पे उसका स्ट्रक्चर देख पाओगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छे तरीके से देख पाओगे, बट हाँ, आपको वहां पे एक लेयर्स नजर आएंगी। जैसे जैसे अगर आपने स्ट्रक्चर तोड़ा है तो कुछ इस तरह से वहां पे आपको लेयर्स नजर आएंगी। और बहुत अच्छे से अगर लेयर्स आपको देखनी है स्ट्रक्चर्स के, तो आप माइक्रोस्कोप की हेल्प लेकर वहां पे उस स्ट्रक्चर को बढ़िया तरीके से देख सकते हो। ठीक है, किसकी हेल्प से? माइक्रोस्कोप की। और एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, जो भी मैं यहाँ पे बोल रही हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, अदरवाइज मैं आपका ना टाइम वेस्ट करूंगी ना खुद का टाइम वेस्ट करूंगी। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि भाई हम स्टील का स्ट्रक्चर किस इंस्ट्रूमेंट से देख सकते हैं, किस डिवाइस से देख सकते हैं। तो ध्यान रखिए, माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम स्टील का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट इज नथिंग बट हीटिंग एंड कूलिंग। इससे स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज जो है स्टील के वो चेंज होते हैं, इसी को हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। स्ट्रक्चर कैसे नजर आएगा? स्टील को अगर आप ब्रेक करोगे तो उसका स्ट्रक्चर नजर आ जाता है, लेकिन एग्जैक्ट आपको जो स्ट्रक्चर है वो माइक्रोस्कोप से नजर आता है। स्टील क्या है? स्टील एक अलॉय है। अलॉय का मतलब क्या होता है? मिक्सचर। तो स्टील एक अलॉय है। अलॉय किसका है? ये है आपका कार्बन और आयन का अलॉय। ठीक है, आयन प्लस कार्बन। और इसमें जो कार्बन की मात्रा है वो 1.7%। ठीक है, 1.7% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अप टू 1.7%। ठीक है, जस्ट देख सके ना, अप टू 1.7% जो है यहाँ पे आपका कार्बन होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो वो स्टील को हम हीट ट्रीटमेंट नहीं दे पा, उसकी जो है, सॉरी, उससे ज्यादा अगर हो जाता है तो वो हाई कार्बन स्टील में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो 1.7% से ज्यादा वहां पे कार्बन नहीं होना चाहिए। आपका जो स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने कहा कि हम अगर स्टील को ब्रेक करते हैं तो हमें उसके स्ट्रक्चर नजर आते हैं। तो कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स है और इन स्ट्रक्चर को बहुत ही ज्यादा दिल लगाकर देखिए, जैसे कि किसी का फोटो देख रहे हो, अपने पसंदीदा इंसान का फोटो देख रहे हो, ऐसे देखो। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही एज इट इज उठ के आपके एग्जाम में आ जाएगा। बोलेगा बताओ ये किस ये जो स्टील का स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है? तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है ये है फेराइट। इसमें देखो ज्यादा आपको ब्लैकनेस नजर नहीं आएगी और ये खुला खुला मस्त सा है। नेक्स्ट है आपका यूटेक्टेड स्टील परलाइट। और आपका लास्ट में है सीमेंटाइट, FeC। ठीक है, परलाइट एंड सीमेंटाइट। तो ये जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है उसके हिसाब से ये जो है आपके स्ट्रक्चर्स डिवाइड किए गए हैं। जो आपका फेराइट है इसमें जो कार्बन होता है वो बहुत ही कम होता है। मैं यहाँ पे लिखा के दे देती हूँ, चलो। फेराइट, फेराइट स्ट्रक्चर ऑफ स्टील। तो ये पिग आयन होता है। क्या होता है? पिग आयन। पिग आयन माने इसमें जो है ज्यादा कार्बन की मात्रा नहीं होती, 0% कार्बन। देखो यहाँ पे ये जो लाइन है, ये लाइन बता रही है परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट। तो यहाँ पे जो है 0% कार्बन होता है, किसमें? फेराइट में। और फेराइट का स्ट्रक्चर देख लो, ये पिछली बार एग्जाम में आ चुका है। तो मुझे लगता है अब सीमेंटाइट और परलाइट की बारी है। तो इन दोनों को भी अच्छे से देख लो। कुछ नहीं, सीमेंटाइट में आपका जो कार्बन का परसेंटेज है वो ज्यादा है, इसी वजह से वो पूरा ब्लैक है, काइंड ऑफ मार्बल टाइप में दिखाई दे रहा है आपको, उसको उतना ध्यान रख लो। एंड देन यूटेक्टेड स्टील परलाइट जो है उसमें थोड़ा ज्यादा फेराइट के मुकाबले थोड़ा ज्यादा ब्लैकनेस है, ऐसे आप लोग देख सकते हो। ये जैसे ऐसे पहाड़ जैसा जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, पहाड़ जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऐसे कुछ आप उसको याद कर सकते हो अगर याद नहीं हो रहा है तो। ओके, एंड हाँ, वन मोर थिंग, इस वीडियो को 1.5 के स्पीड पे मत देखना, क्योंकि भाई ये जो है ये कंसेप्ट से रिलेटेड टॉपिक है। तो इसको 1x के ही स्पीड पे देखना और एक ही बार में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जिंदगी में कभी भी आपके हीट ट्रीटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, इसकी गारंटी देती हूँ। ओके, तो जो फेराइट होता है
ये इसमें कितना परसेंट कार्बन होता है? 0% कार्बन होता है। ठीक है, ये जो है फेराइट कम सॉफ्ट होता है। ठीक है, सॉफ्ट होता है, कार्बन नहीं है इस वजह से ये सॉफ्ट है। देखो कार्बन की मात्रा अगर आप बढ़ा देते हो किसी किसी भी स्टील में, यहाँ पे मैं लिखूं क्या, यहाँ लिखा के देती हूँ। देखो अगर कार्बन का परसेंटेज अगर बढ़ जाता है तो आपका जो स्टील है वो बन जाता है हार्ड। ठीक है, और बन जाता है हार्डनेस के साथ साथ उसकी उसके पास ब्रिटलनेस की भी प्रॉपर्टी आ जाती है और बन जाता है ब्रिटल। लेकिन अगर आप कार्बन का परसेंटेज कम कर दोगे तो आपका जो मटेरियल है वो बन जाता है डक्टाइल और सॉफ्ट। ठीक है, कैसा बन जाता है? डक्टाइल और सॉफ्ट। तो यहाँ पे फेराइट में परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है? 0% कार्बन है। इसका मतलब ये कैसा होगा? सॉफ्ट होगा। और कैसा होगा? डक्टाइल होगा। लेकिन ये इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ये बहुत ही कम होती है। ठीक है, ये रिलेटिवली वीक होता है। कैसा होता है? वीक होता है, क्योंकि बहुत नरम होता है। ठीक है, नरम होता है तो इसको आप इसका स्ट्रक्चर वगैरह बनाने में किसी भी तरह से किसी मतलब कोई अगर आप चाहते हो कि सपोज हमने फेराइट उठाया और चाहते हैं कि उसका चम्मच बनाना चाहते हो, यू कांट मोल्ड इट बिकॉज इतना सॉफ्ट होता है ना, वो ऐसे मुड़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे हमारा परलाइट। क्या है? परलाइट। ये क्या है आपका? नेक्स्ट जो है परलाइट के पहले हम सीमेंटाइट देखते हैं। देखो सीमेंटाइट जो है इसमें जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। सीमेंटाइट को ही आयन कार्बाइड कहते हैं। क्यों कहते हैं आयन कार्बाइड? FeC, आयन कार्बाइड। ये भी ध्यान रखना है आपको। ये थोड़ा सा हार्ड होता है, वेरी हार्ड, क्योंकि जो परसेंटेज है 1.5%। ठीक है, 1.5% तक कार्बन होता है इसमें और इससे ज्यादा भी होता है सीमेंटाइट में। तो जैसे मैंने कहा कि अगर कार्बन की मात्रा बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा? वो मटेरियल हार्ड हो जाएगा। हार्ड होने के साथ साथ इस ये ब्रिटल भी हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटल भी हो जाएगा। लेकिन जो ये सीमेंटाइट है ये इतना स्ट्रांग नहीं होता, नॉट सो स्ट्रांग। देखो नॉट सो स्ट्रांग। कार्बन का परसेंटेज बढ़ा दोगे हार्ड हो जाएगा लेकिन स्ट्रांग नहीं बनेगा, क्योंकि इम्पैक्ट फोर्स नहीं ले पाएगा। ठीक है, इम्पैक्ट फोर्स, जैसे मैं अगर कहूँ कि कास्ट आयन, कहाँ लिखनी है लिखते, कास्ट आयन में आपके कार्बन का परसेंटेज 2 से लेके 4% तक कार्बन होता है। ठीक है, 2 से लेके 4% तक कार्बन होता है। ये हार्ड मटेरियल होता है। ठीक है, ब्रिटल होता है, स्ट्रांग नहीं होता है, ब्रिटल होता है। ब्रिटल माने जैसे कांच है आपका। ठीक है, ऐसे अगर ऊपर हाथ से गिरा तो टूट जाएगा, वैसे ही आपका कास्ट आयन का होता है। कास्ट आयन का जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होता है और इम्पैक्ट फोर्स भी वो नहीं ले पाता है। सेम विथ सीमेंटाइट। तो सीमेंटाइट इज नॉट स्ट्रांग बट परलाइट स्ट्रांग है क्या? हाँ, ये बीच का है। इसमें देखो 0.84% कार्बन है। कितना कार्बन है? 0.84% कार्बन है। परलाइट को ही यूटिक्टॉइड स्टील कहते हैं। क्या कहते हैं? परलाइट को भी यूटिक्टॉइड स्टील कहते हैं। तो ध्यान देना, परलाइट, परलाइट, तो परलाइट जो है इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है? 0.84% कार्बन है। ये ज्यादा स्ट्रांग होता है फेराइट और सीमेंटाइट के मुकाबले। ठीक है, मच स्ट्रॉन्गर देन फेराइट एंड सीमेंटाइट। ठीक है, मच स्ट्रॉन्गर देन फेराइट एंड सीमेंटाइट। तो देखो एक मैं यहाँ पे स्केल निकालती हूँ। ठीक है, ये है आपका 0.84% कार्बन, ये है आपका 0 और ये 0.84% से ज्यादा। ठीक है, अगर आपके कार्बन आपके स्टील में 0.84% से कम कार्बन है तो इस स्टील को कहा जाता है हाइपोयूटेक्टाइड स्टील। क्या कहते हैं? हाइपो, हाइपो, ओके, हाइपोयूटेक्टॉइड, यूटेक्टॉइड स्टील, हाइपोयूटेक्टाइड स्टील। और अगर 0.84% कार्बन है, एग्जैक्ट इतना कार्बन है, तो इसे हम कहते हैं यूटेक्टॉइड स्टील। क्या कहते हैं? यूटेक्टॉइड स्टील। या इसी को हमने क्या कहा अभी? परलाइट। क्या कहा? परलाइट। और अगर 0.84% से कार्बन ज्यादा हो गया, इसकी मात्रा अगर ज्यादा हो गई, तो इसे हम क्या कहेंगे? हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। क्या कहेंगे? हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। तो ध्यान दीजिए 0.84% कार्बन यूटेक्टॉइड स्टील। ठीक है,
0.84% कार्बन यूटेक्टाइड स्टील, 0.84 से कम हाइपो, और 0.84 से ज्यादा हाइपर। ठीक है, ये होगी बात यहाँ पे। अब आगे देखिए, आपका जो हम कह रहे हैं कि ये सारा परसेंटेज में हो गया। अब यहाँ पे ये जो डायग्राम है, आयन कार्बन डायग्राम जिसे हम कहते हैं, तो इस डायग्राम में ध्यान देना, जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे आपका जो है परसेंटेज ऑफ कार्बन बताया गया है, कार्बन कंटेंट इन परसेंटेज, और जो वाई एक्सिस है इस पे आपका टेम्परेचर बताया गया है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, टर्नर के पेपर में खास करके ये क्वेश्चन आने वाला है। एक तो ट्रिपल जो हमारा ट्रिपल टी डायग्राम है, ट्रिपल टी कर्व, उसके बारे में आता है, और ये जो है आपका आयन कार्बन डायग्राम के ऊपर आता है। तो ध्यान देना कि एक्स एक्सिस बताता है परसेंटेज ऑफ कार्बन और वाई एक्सिस बताता है टेम्परेचर रेंज। तो 0% आपका जो कार्बन है वो हो गया क्या, फेराइट। जैसे जैसे आपका कार्बन का कंटेंट बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये जो आपका कार्बन जो स्ट्रक्चर है स्टील का वो चेंज होता जाता है। ठीक है, 0.84% के आगे चला गया तो ये कन्वर्ट हो गया सीमेंटाइट में, और यहाँ पे परलाइट तो है ही 0.84% से। ठीक है, तो स्टार्टिंग में फेराइट, थोड़ा कार्बन बढ़ा दो परलाइट, और थोड़ा बढ़ा दो सीमेंटाइट, तो ये सारी चीजें। अब हम हीटिंग एंड कूलिंग की बात कर रहे हैं हीट ट्रीटमेंट में। तो जब हम हीटिंग करते हैं, ठीक है, जब हम हीटिंग करते हैं तो क्या, कहाँ से जो है इस स्ट्रक्चर का चेंज होना शुरू होता है, किस टेम्परेचर से स्ट्रक्चर का चेंज होना शुरू होता है? तो ध्यान दीजिए, 723 डिग्री सेल्सियस, 723 डिग्री सेल्सियस से आपके स्टील का स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हो जाता है। आपका जो स्टील है, ठीक है, स्टील का स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हो जाता है, और इसी टेम्परेचर को कहा जाता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या कहते हैं? लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। जब नया स्टील स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, जब नया स्टील स्ट्रक्चर बनता है उसी को कहा जाता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। वहां से कमेंसमेंट होता है, कमेंसमेंट माने शुरुआत होना, क्या होना, शुरुआत होना। और जो न्यू स्ट्रक्चर बनता है ये तो आपका फेराइट, परलाइट, सीमेंटाइट, ये जो है आपके रूम टेम्परेचर में, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि बताना रूम टेम्परेचर में स्टील का स्ट्रक्चर क्या होता है, या स्टील में कौन से स्ट्रक्चर अवेलेबल होते हैं एट अ रूम टेम्परेचर। तो फेराइट होता है, परलाइट होता है, सीमेंटाइट होता है। रूम टेम्परेचर में ये तीनों भी स्ट्रक्चर अवेलेबल होते हैं। बट जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, 723 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचोगे, यहाँ से शुरुआत होगी आपके स्ट्रक्चर चेंज होने की। और यहाँ से जब शुरुआत होती है तो स्ट्रक्चर चेंज होकर बनता है ऑस्टेनाइट। क्या बनता है? ऑस्टेनाइट। यहाँ देखो ऑस्टेनाइट, इसमें फेराइट मौजूद है, ठीक है, इसमें फेराइट मौजूद है, और इधर भी देखो ऑस्टेनाइट, और इसमें सीमेंटाइट मौजूद है। लेकिन जैसे जैसे आप और भी उसका जो है परसेंटेज ऑफ जो आपका टेम्परेचर है बढ़ाते जाओगे, कार्बन का परसेंटेज उतना ही है, लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑस्टेनाइट में, और जो नया स्ट्रक्चर बन के आएगा वो बनेगा ऑस्टेनाइट। ना ही उसमें आपको परलाइट दिखेगा, ना ही सीमेंटाइट दिखेगा, ना ही फेराइट दिखेगा, सबको खा जाएगा और बन जाएगा ऑस्टेनाइट। तो ध्यान देना, हर स्टील के लिए लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर एक ही है, 723 डिग्री सेल्सियस। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या बताता है? यहाँ से आपके स्टील स्ट्रक्चर में चेंजेस होना शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ से आपके स्टील स्ट्रक्चर में चेंजेस होना शुरू हो रहा है, और जो स्टील स्ट्रक्चर चेंज होता है, जो बनता है नया स्ट्रक्चर, वो होता है आपका ऑस्टेनाइट। क्या होता है? ऑस्टेनाइट। लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर फॉर यू। तो यहाँ लिखती हूँ, चलो। तो स्टील स्ट्रक्चर चेंजेस फ्रॉम 723 डिग्री सेल्सियस, और इसी को क्या कहते हैं? हम इसी को कहते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी। और जो स्टील स्ट्रक्चर चेंज होता है, जो नया स्ट्रक्चर बनता है, न्यू स्ट्रक्चर जो बनता है, दैट इज नथिंग बट ऑस्टेनाइट। ऑस्टेनाइट, ऑस्टेनाइट जो होता है, ये जब बनता है, नया नया जब बनता है, ये नॉन मैग्नेटिक होता है। कैसा होता है? नॉन मैग्नेटिक। फिर इसको हम बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, अलग अलग जो है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस में हम इसको ढालते हैं, और तब जाके फिर ये जो है मैग्नेटिक बन जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि हम लोग यहाँ लिखते, चलो एक पेज ऐड कर लेते हैं, नहीं तो यहाँ लिख देते हैं। अब देखो ऑस्टेनाइट को गर्म करते हैं हम, ठीक है, ऑस्टेनाइट को गर्म किया, ऑस्टेनाइट टेम्परेचर तक लेके गए, ऑस्टेनाइट बन गया, ऑस्टेनाइट को गर्म किया और इसकी स्लो कूलिंग की। कैसी कूलिंग की? स्लोली।
और दो दो केसेस होते हैं, एक तो रैपिड कूलिंग और एक होती है आपकी स्लो कूलिंग। ठीक है, जब आप रैपिड कूलिंग करते हो ऑस्टेनाइट, जब आप ऑस्टेनाइट की रैपिड कूलिंग करते हो, ठंडा करते गर्म करके बहुत जल्दी से उसको ठंडा कर दिया, तब जो है आपका नया स्ट्रक्चर बनता है मार्टेनसाइट। कौन सा बनता है? मार्टेनसाइट। मार्टेनसाइट। और अगर आप स्लोली इसको कूलिंग करो ना, स्लोली कूलिंग करो, कुछ नहीं, वही वही स्ट्रक्चर रहता है ऑस्टेनाइट का ही, ऑस्टेनाइट का ही इसका स्ट्रक्चर रहता है। बस ये होता है ना कि इसका जो स्ट्रक्चर है या उसके जो ग्रेन्स है वो थोड़े से फाइन बन जाते हैं, या फिर हम इसको कोर्स ग्रेन भी कहते हैं, कोर्स या फिर फाइन ग्रेन। तो इससे क्या होता है कि ये मशीनेबल होता है। कैसे होता है? मशीनेबल होता है, मतलब इसको हम काम में ले सकते हैं, इसको इसकी मशीनिंग वगैरह कर सकते हैं, अलग अलग शेप में इसको ढाल सकते हैं। लेकिन जो मार्टेनसाइट है, रैपिड कूलिंग की वजह से जो स्ट्रक्चर बना है मार्टेनसाइट, ये मशीनेबल नहीं होता, ये बहुत हार्ड होता है। ठीक है, बहुत हार्ड होता है। इसका इस्तेमाल हम उसी चीजों के लिए कर सकते हैं, जैसे हम जैसे इस स्ट्रक्चर को हम समझे कि किसी और स्ट्रक्चर, किसी और मटेरियल को काटने के लिए इस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा, बिकॉज इट इज हार्ड नो। जैसे चाकू है और सेफ है, ठीक है, एप्पल है आपका और चाकू है, तो एप्पल से जो है आप चाकू से ही एप्पल काटोगे, है ना, एप्पल से तो चाकू नहीं काटोगे। वाई? बिकॉज आपकी चाकू क्या है? हार्ड है। उसी तरह से मार्टेनसाइट इज द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? बहुत हार्ड स्ट्रक्चर है। और इसमें जो ग्रेन बनते हैं वो वेरी फाइन। कैसे? वेरी फाइन, बहुत ज्यादा ही फाइन ग्रेन्स बनते हैं। और ये जो बनता है ये होता है मैग्नेटिक। ठीक है, ये होता है मैग्नेटिक स्ट्रक्चर। कैसा होता है? मैग्नेटिक स्ट्रक्चर। अच्छा, जैसे जैसे आपका मटेरियल हार्ड होता है, वैसे वैसे उसका वियर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। वियर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि मार्टेनसाइट की वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया होगी। और ये, और जैसे कि ये हार्ड है तो ये दूसरे मटेरियल को भी काट सकता है। तो यहाँ लिखो कि इसकी जो वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है वो बहुत बढ़िया है, एंड कैन कट अदर मटेरियल। ठीक है, कैन कट अदर मटेरियल। तो हीट ट्रीटमेंट से रिलेटेड ये जो मेन बेसिक टॉपिक है, ये समझा क्या आपको? मैं फिर से एक बार इसका रिवीजन करने की कोशिश करूंगी। अभी खत्म नहीं हुआ है, बस मुंह दिखाई थी ये। ठीक है, तो देखो, स्टील जो है, स्टील को हीट ट्रीटमेंट इज नथिंग बट स्टील को हीट करना और कूल करना। हीटिंग एंड कूलिंग इज नथिंग बट आपका जो है हीट ट्रीटमेंट, बस एक कुछ टेम्परेचर तक उसको हीट करो, फिर किसी अलग इसमें उसको ठंडा करो। ठीक है, तो इट इज नथिंग बट हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट में हम स्टील का क्या करते हैं? स्ट्रक्चर चेंज करते हैं और उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है उसको चेंज करते हैं। ठीक है, उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं। स्टील क्या है? अलॉय है किसका? आयन और कार्बन का। और कार्बन की जो मात्रा होगी वो 1.7% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्टील, तो तीन प्रकार के स्ट्रक्चर देखिए परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट के हिसाब से। अगर 0.84% कार्बन कंटेंट है तो वो बन जाएगा आपका परलाइट, या फिर उसी को हमने कहा था यूटेक्टोइड स्टील। जो अगर 0.84% से कम है, 0% ही कार्बन है, तो उसे हम कहेंगे फेराइट या पिग आयन। और 1.5% है आपका कार्बन कंटेंट, तो हम उसे कहेंगे सीमेंटाइट, या इसी को कहते हैं आयन कार्बाइड। ठीक है, आयन कार्बाइड। नेक्स्ट, जो फेराइट है, जो 0% कार्बन वाला जो आपका स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, डेलिकेट होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, डक्टाइल होता है। वही परलाइट जो है ये आपका स्ट्रॉन्ग भी होता है और अच्छी तरीके से डक्टाइल भी होता है। ठीक है, मच स्ट्रॉन्गर देन फेराइट एंड सीमेंटाइट। और जो सीमेंटाइट है ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है बिकॉज ऑफ कार्बन कंटेंट, बहुत ज्यादा ब्रिटल होता है लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। नेक्स्ट, हमने ये जो है एक स्केल देखी, 0.84% कार्बन अगर होगा तो उसे हम कहेंगे यूटेक्टोइड स्टील। अगर 0.84% से कार्बन ज्यादा हो गया तो उसे हम कहेंगे हाइपर यूटेक्टाइड स्टील। और अगर 0.84% से कम होगा आपका स्टील तो उसे हम कहेंगे हाइपो यूटेक्टाइड स्टील। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमने देखा कि कार्बन की मात्रा अगर बढ़ जाती है मेटल में तो वो बन जाता है हार्ड, ब्रिटल, और उसकी वेयर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। कार्बन की मात्रा कम हो जाती है तो वो बन जाता है डक्टाइल एंड सॉफ्ट। कास्ट आयन में कार्बन की मात्रा होती है 2 से 4% के बीच में। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ये जो आपकी स्टील्स है उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन के हिसाब से हमने स्टील को अलग अलग जो है डिवाइड कर रखा है। यहीं पे एक बार यहाँ पे मैं लिखती हूँ, चलो।
ठीक है। तो देखो, डेड माइल स्टील, डेड माइल स्टील, मीडियम कार्बन स्टील या फिर इसको लो कार्बन स्टील कहते हैं। देन आपका हाई कार्बन स्टील और आपका कास्ट आयरन। कास्ट आयरन तो मैंने बता दिया आपको, फिर भी देखो, डेढ़ माइल स्टील में जो है 0.1%, 0.1% से लेके आपका जो कार्बन है 0.15% कार्बन था। ठीक है, इतना परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है। माइल्ड स्टील या लो कार्बन स्टील में 0.15% कार्बन से लेके 0.30% कार्बन होता है। मीडियम कार्बन स्टील में 0.30 से लेके 0.75% कार्बन होता है और हाई कार्बन स्टील में 0.75% से लेके 1% कार्बन होता है और कास्ट आयरन में 2 to 4% कार्बन होता है। तो ये परसेंटेज ऑफ कार्बन के हिसाब से भी जो है हमने स्टील को अलग अलग नाम दे रखे हैं। तो 0.1 से लेके 0.15% कार्बन होगा तो वो होगा आपका डेढ़ माइल स्टील। माइल्ड स्टील जो होगा या फिर लो कार्बन स्टील 0.15 से लेके 0.30 या 0.35 भी होता है कहीं पे लिखा हुआ। और माइल्ड मीडियम कार्बन स्टील में 30 से लेके 75 और हाई कार्बन स्टील में 75 से लेके 1। ठीक है, ये हो गया पॉइंट यहाँ पे। नेक्स्ट हमने ये स्ट्रक्चर देखा। अब आगे देखो, हीट ट्रीटमेंट के अलग अलग प्रोसेसेस है। हीट ट्रीटमेंट के अलग अलग प्रोसेसेस है। तो यहाँ पे जिस तरह से आपको दिया गया है उसी तरह से आपको याद रखना है। हीट ट्रीटमेंट के 4 प्रोसेसेस है। एक है आपकी हार्डनिंग, यही दिक्कत है इसमें, इसीलिए कॉपीराइट का क्लेम आ रहा था, दैट्स व्हाई मुझे इतना सारा हाइड करना पड़ा था। देखो, हार्डनिंग, हार्डनिंग की जोड़ी हमेशा टेम्परिंग के साथ होगी। ठीक है, और एनेलिंग की जोड़ी हमेशा नॉर्मलाइजिंग के साथ होगी। तो ये क्या चीजें हैं अभी हम देखते हैं। देखो, जो हीट ट्रीटमेंट्स है, हीट ट्रीटमेंट के अलग अलग प्रोसेसेस है और उनके अलग अलग पर्पसेस है। जैसे हार्डनिंग, हार्डनिंग अगर आपको करवाना है तो हार्डनिंग जब आप करवाते हो स्टील की तो उसमें क्या क्या ऐड होता है, उसमें कटिंग एबिलिटी ऐड होती है। जैसे मैंने कहा कि अगर चाकू को कट करना है किसी और मेटल को या एप्पल को तो वो चाकू कैसा होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। तो कटिंग एबिलिटी बढ़ाने के लिए हमने करना है हार्डनिंग। ठीक है, और वियर रेजिस्टेंट भी, जैसे जैसे आप हार्डनेस बढ़ाओगे तो आपकी वियर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी भी उसमें बढ़ जाती है। टेम्परिंग टू रिमूव एक्सट्रीम ब्रिटलनेस। अब क्या होता है, देखो, हार्डनिंग करने के बाद उसमें हार्डनेस बढ़ जाती है। हार्डनेस जैसा ही बढ़ी, हार्डनेस का बेस्ट फ्रेंड होता है ब्रिटलनेस। ठीक है, हार्डनेस का बेस्ट फ्रेंड होता है ब्रिटलनेस। जैसा ही हार्डनेस आया वैसे ब्रिटलनेस आ जाती है। तो जो हार्डनिंग किए हुए कंपोनेंट्स है उसे हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उनकी टेम्परिंग करना होता है। तो टेम्परिंग करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि वहां पे हम ब्रिटलनेस कम करते हैं और हम उसमें टफनेस बढ़ाते हैं। ठीक है, ब्रिटलनेस कम करते हैं और उसमें हम टफनेस बढ़ाते हैं। तो ये देखो लिखे गया है, टू रिमूव एक्सट्रीम ब्रिटलनेस कॉज्ड बाय हार्डनिंग टू एन एक्सटेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एनिलिंग। एनिलिंग का क्या काम होता है, ये इसी का है, टेम्परिंग का ही है। देखो ये, टू इंड्यूस टफनेस, टू इंड्यूस टफनेस एंड शॉक रेजिस्टेंस, टू इंड्यूस टफनेस एंड शॉक रेजिस्टेंस, ये टेम्परिंग का ही काम है। तो मैंने जैसा कहा कि हार्डनेस आया तो उसी के साथ साथ आ जाएगा ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का दुश्मन है टफनेस, तो टफनेस जो है वो बढ़ाने का काम करते हैं हम लोग टेम्परिंग में। सारा कुछ डिटेल में देखेंगे, बस अभी सुनो। ओके, एनिलिंग, एनिलिंग में क्या किया जाता है, जो स्ट्रेस स्ट्रेन है उनको रिलीव करने का काम करते हैं। अब स्ट्रेस स्ट्रेन कैसे होगा, जैसे कोई आपका वर्क पीस है, ठीक है, वर्क पीस है और उसके ऊपर हम बहुत ही ज्यादा ट्रीटमेंट कर रहे हैं या बहुत ज्यादा बेचारा काम कर रहे हैं, जैसे हमें स्ट्रेस स्ट्रेन आता है वैसे ही मटेरियल को भी स्ट्रेस स्ट्रेन आता है। तो उसको रिलीव करना है तो हम क्या करते हैं, एनिलिंग करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, एनिलिंग करते हैं। जैसे हमने बचपन में सुन रखा होगा, लेकिन हमने अगर बहुत ज्यादा काम कर लिया या फिर हम कहीं ट्रैवल करके आए, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखो, हम अगर ट्रैवल करके आए तो हमारे घर में जो बूढ़े लोग होते हैं, जो हमारे एल्डर वन होते हैं, वो क्या कहते हैं कि गरम गरम पानी से पानी नहा ले, यू फील गुड, है ना। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं, उन लोगों ने एनीलिंग पढ़ा है क्या, नहीं, बट उनको भी पता है कि अगर हम लोग गर्म पानी से पानी नहाएंगे तो हम रिलीफ महसूस करेंगे। सेम एनीलिंग में वैसा ही है कि स्ट्रेस स्ट्रेन रिलीव करने के लिए वी यूज्ड एनीलिंग। ओके, और टू एलिमिनेट स्ट्रेन एंड हार्डनेस। नेक्स्ट है पॉइंट आपका
नॉर्मलाइजिंग। अच्छा, ये एनेलिंग का ही फिर से एक ये है, टू इम्प्रूव मशीनेबिलिटी एंड टू सॉफ्टन द स्टील। अब ये कैसे होता है, जब हम एनेलिंग पढ़ेंगे उसमें हमको समझ में आएगा। नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है, रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द स्टील। इसमें जो ग्रेन्स है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा वेरी फाइन, फाइन ग्रेन या कोर्स ग्रेन जो हमने देखा, उसको रिफाइन करने का काम हम कहाँ करते हैं, नॉर्मलाइजिंग में करते हैं। कहाँ करते हैं, नॉर्मलाइजिंग में करते हैं। तो देखो, अब मैं आपको पॉइंट पढ़ाती हूँ, हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट में 3 स्टेजेस होती है। कितनी, 3 स्टेजेस होती है। ये तो हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेसेस हो गए, 4 प्रोसेसेस, आपको पढ़ना ही है इसको डिटेल में। लेकिन हीट ट्रीटमेंट के 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहली स्टेज होती है हीटिंग करना। क्या करना, हीट करना, गर्म करना उस मटेरियल को, जो भी आपका वर्क पीस दिया गया है उसको गर्म करना। दूसरा उसमें प्रोसेस होता है सोक करना, या फिर इसी को हम कहेंगे सोकिंग। अब सोकिंग क्या चीज है, सोकिंग का मतलब कुछ नहीं, जो भी आपने मटेरियल गरम किया है, जो भी आपने वर्कपीस गरम किया है, उसे उस टेम्परेचर पे थोड़ी देर के लिए रखना है। ठीक है, उसे उस टेम्परेचर पे थोड़ी देर के लिए रखना है, इसी को हम कहते हैं सोकिंग। जैसे अगर हम कहे कि, अगर हम कहते हैं ना अचार जब हम डालते हैं, तो उस अचार को हम मराठी में क्या कहते हैं, मुरुदे, ऐसे कहते हैं ना, उस तेल को उसमें जो है मिक्स होने के लिए टाइम देते हैं हम लोग, सोक करके रखते हैं, साइड में रखते हैं। दैट इज नथिंग बट सोकिंग। तो सोकिंग इज नथिंग बट हीटिंग द स्ट्रक्चर। ठीक है, हीटिंग द स्ट्रक्चर, हीटिंग द स्ट्रक्चर एंड हेल्ड in same temperature, and held the structure in same temperature for a period of time, for a period of time। अब ये कितना टाइम तक रखना है, 10 घंटे, 20 घंटे, 30 घंटे नहीं। जैसे अचार हम लोग 3-3, 4-4 दिन, या फिर कभी कभी तो हम लोग महीना भर अचार वैसे ही रख देते और फिर उसको निकालते, वैसे वाला सीन है कि यहाँ पे नहीं। यहाँ पे सोकिंग का एक क्राइटेरिया है। देखो, अगर आपका जो मटेरियल है वो लो अलॉय स्टील है या लो कार्बन स्टील है, ठीक है, उसके लिए 5 मिनट पर 10 mm की सोकिंग टाइम है। ठीक है, 5 मिनट्स पर 10 mm, 5 मिनट्स पर 10 mm ऑफ थिकनेस, 5 mm। ठीक है, 5 मिनट फॉर 10 mm ऑफ थिकनेस, फॉर व्हाट मटेरियल, फॉर कार्बन एंड लो अलॉय स्टील। ठीक है, 5 मिनट तक रखना है। तो 10 mm का आपका वर्कपीस है तो 5 मिनट रखना है आपको। ठीक है, 5 मिनट उसको सोक करके रखना है। और अगर आपका जो वर्कपीस है वो हाई कार्बन स्टील से बना हुआ है या फिर हाई अलॉय स्टील से बना हुआ है, तब, अब हाई अलॉयज है, उसमें अलॉयज है मतलब ठंडा होने के लिए या सोकिंग के लिए जो है, टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो टाइम लेगा। तो टाइम लेगा, इसलिए हम यहाँ पे उसको 10 मिनट देते हैं। 10 मिनट पर 10 mm फॉर 10 मिनट फॉर 10 mm थिक मटेरियल फॉर हाई अलॉय स्टील। एग्जाम का क्वेश्चन है, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, जो भी मैं पॉइंट्स यहाँ पे मेरे मुंह से जितना भी निकल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम रिलेटेड टॉपिक है। एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। बस एक बार ध्यान से आप लोग ये वीडियो अच्छे से देख लो। ओके, तो हीट ट्रीटमेंट की 3 प्रोसेस है। सबसे पहले हीटिंग करो भाई, हीटिंग करोगे नहीं तो उसको कूल कब करोगे, है ना। तो हीटिंग करना है, फिर सोकिंग करना है। सोकिंग में क्या करते हैं कि एक टेम्परेचर तक वर्कपीस को लेकर जाते हैं, उसको जो है हीट हीट देते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ, अब यहाँ पे हीटिंग देना शुरू किया हमने, और हीटिंग देकर यहाँ तक टेम्परेचर हम लेके गए। ठीक है, यहाँ तक टेम्परेचर लेके गए, तो इसी सेम टेम्परेचर पे उसको रखना है थोड़ी देर तक। तो इसको क्या कहेंगे, सोकिंग कहेंगे। और फिर थोड़ी देर रखने के बाद यहाँ पे इसको फिर ठंडा करना है, तो इसको कहते हैं क्वेंचिंग। ठंडा करने वाली जो प्रोसेस है उसको कहते हैं क्वेंचिंग, और यही थर्ड प्रोसेस है आपकी हीट ट्रीटमेंट में, या फिर थर्ड स्टेप है आपकी हीट ट्रीटमेंट में। तो क्वेंचिंग क्या है, क्वेंचिंग इज नथिंग बट उसको ठंडा करना। ठीक है, जो भी वर्कपीस आपने गर्म किया है उसको ठंडा करना इज क्वेंचिंग। तो क्वेंचिंग जो है हम किस प्रकार से करते हैं, क्वेंचिंग के लिए हम कौन सा मीडिया यूज करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो देखो, आपने अगर स्टील गर्म किया है तो उसको आप ठंडा पानी डाल के भी जो है उसको, उसकी क्वेंचिंग कर सकते हो। उसको वाटर क्वेंचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटर क्वेंचिंग कहते हैं। या फिर
एक्सक्यूज मी। या फिर आप उसको क्या कर सकते हो कि और क्या कर ठंडा पानी डाल दिया तो भी ठंडा हो जाएगा। या फिर आप उस पे एक काम कर सकते हो कि आप उसको ऑयल में डिप करोगे तो भी ठंडा हो जाएगा, ठीक है। या हवा में ऐसे ही छोड़ दोगे तो भी ठंडा हो जाएगा। तो क्वेंचिंग के अलग अलग मोड है। सबसे ज्यादा ठंडा, जल्दी से जल्दी जो ठंडा करता है वो है आपका ब्राइन सॉल्यूशन। क्या है? ब्राइन सॉल्यूशन। दूसरा कौन सा मीडिया हो सकता है आपका? वाटर। तीसरा आप ऑयल की हेल्प से कर सकते हो। और चौथा जो है, आप जो है एयर की मदद से, ठीक है, हवा की मदद से जो है आप ठंडा कर सकते हो। ब्राइन जो सोल्यूशन होता है, ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं, पानी होता है, बस इसमें हम क्या करते हैं, नमक मिला देते हैं। सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। क्यों? पानी की हेल्प से तो ठंडा हो ही रहा था ना मैडम, व्हाई वी यूज लाइक ब्राइन सॉल्यूशन। तो देखो, जो आपका सोडियम क्लोराइड है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके प्योर वाटर से ज्यादा है। तो जब आप इसको फेंकोगे उस, या फिर उस जो भी वर्कपीस आपने गर्म किया उसको अगर इसमें डिप करोगे या फिर ये पानी उसके ऊपर डालोगे, तो इससे क्या होगा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ना, पानी के मुकाबले ज्यादा है, तो ये जल्दी से भाप नहीं बनेगा। जैसे पानी डालोगे तो जल्दी से भाप बन के वो आगे चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, वहां पे जल्दी से उसकी क्वेंचिंग नहीं कर पाएगा। बट ब्राइन सोल्यूशन में यही एक अच्छी बात है कि इसका जो हाइयर बॉइलिंग पॉइंट है, कैसा है, हाइयर बॉइलिंग पॉइंट देन प्योर वाटर। इसीलिए हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं ब्राइन सोल्यूशन। क्या इस्तेमाल करते हैं? ब्राइन सोल्यूशन। और ये जो सॉल्ट है आपका, सॉल्ट जो है ये उसके ऊपर स्केल को रिमूव करता है। स्केल को रिमूव करता है। स्केल क्या चीज होती है? देखो, कोई आप मटेरियल है उसको अगर आप गर्म करते हो, कभी ध्यान देना, कभी आपने बहुत ऐसे रेड हॉट कंडीशन में देखा होगा रास्ते में, जब वो आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि लोहा को बहुत गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद अगर उसको ठंडा रख देंगे आप, हाँ, वैसे ही रख दोगे, ठंडा हो जाएगा तो उसके ऊपर एक ब्लैक सी परत बनती है, ठीक है, उसी को स्केल कहते हैं। वाटर, वाटर जो है ये आप एज अ क्वेंचिंग मीडियम यूज कर सकते हो। ऑयल भी क्वेंचिंग मीडियम यूज कर सकते हो। देखो, हाई स्पीड स्टील के जो आपके वर्क पीस है या फिर हाई स्पीड स्टील के जो टूल्स है, उसके लिए क्वेंचिंग मीडियम ऑयल ही है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्लीज इसको ध्यान में रखना। ब्राइन सॉल्यूशन में सबसे जल्दी कूलिंग होती है, फास्टर कूलिंग रेट है इसका, फास्टर कूलिंग रेट। और जो आपका एयर है इसका सबसे कम, स्लोएस्ट कूलिंग रेट है, ठीक है, स्लोएस्ट कूलिंग रेट। तो सबसे फास्ट में कौन कूल करेगा? ब्राइन सॉल्यूशन। सबसे स्लो कौन कूल करेगा? एयर। ठीक है, हवा में आप उसको रख दोगे तो थोड़ा टाइम तो लेगा ना भाई, हम उसको 1000 2000 डिग्री सेल्सियस के, नहीं 2000 तो नहीं, लेकिन 1000 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम किसी चीज को गर्म कर रहे हैं तो उसको ठंडा होने में टाइम तो लगेगा ना, उसी हिसाब से। ये जो आपकी वाटर है, ये हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं? जब प्लेन कार्बन स्टील, ठीक है, प्लेन कार्बन स्टील का जब हम ये करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं, तब क्वेंचिंग मीडियम जो यूज किया जाता है वो वाटर यूज किया जाता है। और अभी जैसे मैंने कहा कि एचएसएस, एचएसएस क्या है? ये एक अलॉय स्टील है। क्या है? ये एक अलॉय स्टील है। तो अलॉय स्टील की क्वेंचिंग के लिए वी यूज्ड ऑयल। और एयर जो है, ये जो स्पेशल टाइप के अलॉय स्टील्स होते हैं, उनके लिए हम लोग एयर का इस्तेमाल करते हैं। स्पेशल अलॉय स्टील, जहाँ पे हमें अच्छे ग्रेन चाहिए, कोर्स ग्रेन चाहिए, मशीनिंग करने के लिए उस वर्कपीस की, तो हम क्या करते हैं, उसको वहां पे एयर में कूल करते हैं। ठीक है, तो ये जो है 3 स्टेजेस है हीट ट्रीटमेंट की। अभी हीट ट्रीटमेंट खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है। तो हीट ट्रीटमेंट की 3 स्टेजेस है: हीटिंग, सोकिंग, क्वेंचिंग। हीटिंग, सोकिंग, क्वेंचिंग। अब आगे देखो, सबसे पहला जो हम देखेंगे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में, फर्स्ट प्रोसेस वो है आपका हार्डनिंग। क्या है? हार्डनिंग। तो हम क्या करेंगे, इसकी हीटिंग करेंगे, है ना, हीटिंग करेंगे। तो हीटिंग इसकी कितने टेम्परेचर तक करनी है? ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हार्डनिंग में हम क्या करते हैं, उस वर्कपीस का हार्डनेस बढ़ाते हैं। उसका जो है हार्डनेस के साथ साथ ब्रिटलनेस अपने आप ही आ जाता है, समझो जैसे उसका बेस्ट फ्रेंड है, तो ब्रिटलनेस भी आ गया। हार्डनेस की वजह से क्या होता है, वियर रेजिस्टेंस कम होता है, सॉरी वियर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और कटिंग एबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो इसको जो है हार्डनिंग में हम वर्कपीस को हीट करते हैं। हीटिंग द स्टील
30 to 60 डिग्री सेल्सियस अबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, अबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर ये लिख लो, दिस इज लाइक अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर हर एक स्टील के लिए अलग अलग है। कार्बन की मात्रा अगर आपके स्टील में बढ़ जाती है तो आपका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। सपोज अगर आपके कार्बन, एक सपोज कह रही हूँ कि आपकी कार्बन की जो मात्रा है वो बहुत कम है, जैसे हमने यहाँ पे देखो परलेट की बात की थी, हमने यूटेक्टाइड स्टील की बात की थी इसके पहले। तो यूटेक्टाइड स्टील में जो आपका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, 723 डिग्री सेल्सियस। वहीं इसका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर भी 723 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टील में परसेंटेज ऑफ कार्बन है वो कम है। लेकिन जैसे जैसे आप हाइपर यूटेक्टाइड के साइड में चले जाओगे तो इसका जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है वो चेंज होगा, 1500, 600, मतलब सॉरी 1500, 1000 डिग्री सेल्सियस इतना पहुंच जाएगा, इतना पहुंच जाएगा। जैसे अगर मेल्टिंग पॉइंट अगर हम बात करें तो स्टील का मेल्टिंग पॉइंट कितना है ये पता होना चाहिए आपको। स्टील का जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये मेल्टिंग पॉइंट आपका अप्रोक्स 1500 डिग्री सेल्सियस है। तो 1371 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1510 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस तक आप इसको कंसिडर कर सकते हो। एल्यूमिनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट 660 डिग्री सेल्सियस। तो देख रहे हो स्टील में आयन की कार्बन की मात्रा ज्यादा है तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ गया। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया तो माने इसका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर भी उसी हिसाब से होगा ना, वहीं से तो स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू होगा, वहीं से तो स्टील की प्रॉपर्टीज चेंज होना शुरू होंगी, ठीक है। और आयन का जो है, आयन आयन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 1510 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 1510 डिग्री सेल्सियस। कॉपर का कितना है, कॉपर का है 1083 डिग्री सेल्सियस। तो ये याद रखो, ऐसे आपको याद होना चाहिए सारा कुछ, ओके। चलो, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे हार्डनिंग की। तो हार्डनिंग में जो हीटिंग की जाती है वो की जाती है 30 टू 60 डिग्री सेल्सियस अबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 60 डिग्री सेल्सियस अबव हम दो जो है वहां पे हार्डनिंग करते हैं, हीटिंग करते हैं। और हीटिंग करने के बाद ब्राइन सोल्यूशन में, किसमें, ब्राइन सोल्यूशन में हम इसकी क्वेंचिंग करते हैं, ठीक है। हीटिंग की सोक किया, वहां पे सोक करने के बाद ब्राइन सोल्यूशन में इसको ठंडा कर दिया, ये हो गई आपकी हार्डनिंग। नेक्स्ट जो आपकी प्रोसेस है, जैसे कि मैंने कहा हार्डनिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, हार्डनिंग करने के बाद हम टेम्परिंग करते हैं। क्यों, क्योंकि जो हार्डनिंग की वजह से हार्डनेस बढ़ी है वो हार्डनेस इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो किसी काम में नहीं आती, हम उसकी मशीनिंग नहीं कर सकते। तो वो हार्डनेस कम करना है, ठीक है, ब्रिटलनेस कम करना है और टफनेस इंड्यूस करना है, तब हम क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं। तो टेम्परिंग में हम क्या करते हैं, उसी स्टील को, जो हार्डनिंग वाला स्टील है उसको फिर से हीट करते हैं। तो हीट करना मतलब रीहीटिंग, फिर से उसको हीटिंग देना, इसको कहते हैं रीहीटिंग। देखो रीहीटिंग अलग है, प्री हीटिंग अलग है। कहाँ लिखूं, यहाँ नोट करके लिख लो, चलो। प्री हीटिंग अलग है, प्री हीटिंग अलग है और रीहीटिंग अलग है। रीहीटिंग का मतलब पहले से ही हार्ड किया हुआ मटेरियल, उसको फिर पहले से ही हीट किया हुआ मटेरियल, गर्म किया हुआ मटेरियल, उसको फिर से उसको हीट करना है, रीहीट करना है, ठीक है। प्री हीट में क्या होता है कि अगर आप किसी मटेरियल को 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना चाहते हो, क्या 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना चाहते हो, तो उसको डायरेक्टली 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना शुरू करोगे, एकदम ही उसको 1000 डिग्री सेल्सियस के भट्टी में फेंक दोगे, टूट जाएगा, पिघल जाएगा, बेचारा मर जाएगा। तो फिर क्या करें, फिर उसको क्या किया जाता है, प्री हीट किया जाता है। प्री हीट करना मतलब ऐसा टेम्परेचर, मतलब 1000 डिग्री सेल्सियस चाहिए ना तो उसको 500 डिग्री सेल्सियस पे पहले गर्म करो, उसको आदत लगाओ उस चीज की। भाई आज आपको 4 घंटे पढ़ना है, ठीक है, लेकिन जैसे ही एग्जाम नजदीक आती है आप 15-15 घंटे पढ़ते हो, तो आप वो 4 घंटे जो है वो क्या है, प्री हीटिंग है, आदत लगा रहे हो अपनी बॉडी को उस 15 घंटे के लिए, है ना। सेम चीज फॉर प्री हीटिंग। तो आपका जो स्टील है उसके लिए प्री हीटिंग टेम्परेचर है 600 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 600 डिग्री सेल्सियस।
तो टेम्परिंग में क्या होता है, टेम्परिंग में रीहीटिंग होती है। क्या होती है, रीहीटिंग, रीहीटिंग ऑफ हार्डन स्टील। जो भी आपने हार्डनिंग की हुई है स्टील की, उसको फिर से री उसको फिर से हीट करो, इसी को कहेंगे रीहीटिंग ऑफ हार्डन स्टील। तो कहाँ तक हम इसको हार्ड करेंगे, पहले ही बेचारे को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के 30 से 60 डिग्री सेल्सियस ऊपर गर्म किया, फिर से गर्म कर रहे हैं उसको। तो देखो उसको जब गर्म करते हैं हम लोग टेम्परिंग में, तो उसको 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही गर्म करते हैं। ठीक है, हार्डन स्टील बिलो 400 डिग्री सेल्सियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट 400 डिग्री सेल्सियस, फॉलोड बाय कूलिंग, फॉलोड बाय कूलिंग। अभी कूलिंग कैसे करेंगे, तो इसमें जो है टेम्परिंग में जो कूलिंग होती है बच्चों, इसमें एक्चुअली कूलिंग जो की जाती है वो फर्नेस के अंदर ही कूलिंग करते हैं। ठीक है, फर्नेस के अंदर ही कूलिंग होती है इसमें। सबसे स्लो कूलिंग होती है, माने एयर कूलिंग ही होती है इसमें। ठीक है, फर्नेस के अंदर इसकी कूलिंग की जाती है, फर्नेस के अंदर इसकी कूलिंग की जाती है। अब हार्डनिंग की बात हमने टेम्परिंग किया, तो टेम्परिंग का दूसरा नाम भी है आफ्टर हार्डनिंग, इसको कहते हैं आफ्टर हार्डनिंग, आफ्टर हार्डनिंग प्रोसेस, या फिर इसी को कहते हैं सेकेंडरी हार्डनिंग प्रोसेस। क्या कहेंगे, सेकेंडरी हार्डनिंग प्रोसेस, सेकेंडरी हार्डनिंग प्रोसेस। ठीक है, और यहाँ पे हम कौन सा सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं फॉर कूलिंग। तो फास्टेस्ट कूलिंग होती है आपकी हार्डनिंग में, स्लोएस्ट कूलिंग होती है आपकी टेम्परिंग में। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रोसेस देखेंगे यहाँ पे एनिलिंग। ठीक है, एनिलिंग। अच्छा, जो टेम्परिंग है, टेम्परिंग किस लिए करते हैं हम लोग, टेम्परिंग करते हैं, इसका एम क्या है टेम्परिंग का, टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेसेस, क्योंकि हार्डनिंग करने के बाद उसमें इंटरनल स्ट्रेसेस आ जाते हैं, क्योंकि आपने उसको इतना ज्यादा गर्म कर दिया, तो वो गुस्सा हो गया कि भाई मेरे को इतना गर्म किया, तो वो अंदर ही अंदर जो है उसने गुस्सा पकड़ के रखा है। तो इंटरनल स्ट्रेसेस रिलीव करना भी जरूरी होता है, तो टेम्परिंग में वो इंटरनल स्ट्रेसेस भी रिलीव होते हैं। हार्डनेस और टफनेस की रेगुलेशन होता है, हार्डनेस बहुत ज्यादा हो गया, कम करो, टफनेस भी उसमें थोड़ा मिक्स करो। डिक्रीज द ब्रिटलनेस, हार्डनेस कम हो गया मतलब ब्रिटलनेस भी कम हो गया, क्योंकि ये दोनों क्या है, बेस्ट फ्रेंड है। रिस्टोर द डक्टिलिटी, डक्टिलिटी एक ऐसी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है मटेरियल की या मेटल की, जिससे जो है हम लोग उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मशीन कर सकते हैं, मशीनेबल मतलब उसको हम बहुत अच्छे तरीके से किसी भी तरह की शेप दे सकते हैं। ठीक है, और इंड्यूस शॉक रेजिस्टेंस, देखो टफनेस आ गया मतलब शॉक रेजिस्टेंस आ गया। टफनेस और हार्डनेस में मैंने डिफरेंस आपको बताया है। आपकी त्वचा, अगर आप उसको नाखून से खुरदोगे, आप उसको नाखून से ऐसे करो, उसको नाखून लगाओ, अगर आपकी त्वचा में वहां पे नाखून लगने की वजह से दर्द हो रहा है, या फिर वहां पे व्हाइट पैच जैसा आ गया है, तो आपकी त्वचा क्या है, उस त्वचा की हार्डनेस क्या है, कम है। लेकिन अगर आपके मोबाइल पर आप आपके नाखून से स्क्रैच करने की कोशिश करोगे, मोबाइल की स्क्रीन पर स्क्रैच नहीं होगा, क्योंकि उस मोबाइल की स्क्रीन क्या है, हार्ड है। वहीं अगर हम टफनेस की बात करें, तो टफनेस जो है ये कोर प्रॉपर्टी है। कोर प्रॉपर्टी माने अगर आपने आपको किसी ने थप्पड़ मारा, ठीक है, आपको किसी ने थप्पड़ मारा, एक थप्पड़ मारा, आप बिल्कुल हिले नहीं वहां से, बिल्कुल जगह से बिल्कुल हिले नहीं, तो क्या है, आप बहुत टफ बंदे हो। ठीक है, दैट इज टफनेस। तो शॉक रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इम्पैक्ट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी जो होती है वो टफनेस की वजह से आती है। तो दिस इज ऑल अबाउट टेम्परिंग। अब हम बात करते हैं एनिलिंग। टेम्परिंग में देखो, टेम्परिंग में अलग अलग टेम्परेचर है, ये हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। पहले हम लोग एनिलिंग वाली जो प्रोसेस है वो देख लेते हैं। एनिलिंग, तो एनिलिंग में क्या होता है, हम जो स्टील को हीट करते हैं, ठीक है, हीट करना मतलब गर्म करना अबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, इसमें भी जो टेम्परेचर होता है एनिलिंग में वो भी अबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर ही होता है। 810 से लेके 850 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको गर्म करते हैं। ठीक है, एनिलिंग में 810 से लेकर 850 डिग्री सेल्सियस तक जो है हम इसको गर्म करते हैं। और एनेलिंग के अलग अलग प्रकार है, फुल एनेलिंग, प्रोसेस एनेलिंग, स्पेरोडाइजिंग, ये एनेलिंग के प्रकार है, लेकिन आपके सिलेबस में ये दिया नहीं गया है तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना दिया गया उतना मैं आपको लिखा के देती हूँ, देखो। तो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी हाइपोयूटिक्टाइड और हाइपरयूटिक्टाइड की। तो हाइपरयूटिक्टाइड ये जो हमने किया था यहाँ पे 0.84%, तो इधर जो है ये आपका कौन सा वाला हिस्सा है,
हाइपोरिटेक्टेड वाला हिस्सा है, और इधर जो है आपका हाइपो वाला। हाइपो माने कम, हाइपर माने ज्यादा। ठीक है, हम कहते हैं ना ज्यादा हाइपर मत हो, तो हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। तो हाइपर हाइपर यूटिक्टाइड, ठीक है, हाइपर यूटिक्टाइड स्टील की जब हम एनिलिंग करते हैं तो उसको हम सिर्फ और सिर्फ 50 डिग्री सेल्सियस अबव लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, कितना लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, 723 डिग्री सेल्सियस हर स्टील का, तो उससे सिर्फ 50 डिग्री सेल्सियस ही ऊपर हम इसको गर्म करते हैं। तो मानिए 810 क्या करीब आ गया ये, है ना। 723 में 50 मिला दो आपकी 770 के आसपास, ठीक है, 770 800 के आसपास हम लोग उसको गर्म कर रहे हैं। तो ये ध्यान देने लायक है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से सिर्फ 50 डिग्री सेल्सियस अबव हम जो है इसको गर्म करते हैं हाइपरयूटिक टाइड को। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा है। मैंने आपको कहा कार्बन की मात्रा जैसे जैसे आपकी ज्यादा हो जाती है तो उसमें जो है एनेलिंग एनेलिंग में ये क्या होता है कि उसको सिर्फ 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर जल्दी से उसके जो है स्ट्रक्चर में चेंजेस आना शुरू होते हैं बिकॉज ऑफ कार्बन कंटेंट। वहीं हाइपोयूटिक में जो आपका स्टील है, उसको एनेलिंग करते समय 30 से लेके 50 डिग्री सेल्सियस अबव अबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर गर्म करना पड़ता है हमें। जो भी एनेलिंग करने के बाद, हमें एनेलिंग क्यों करते हैं हम लोग, कि उस वर्कपीस की मशीनेबिलिटी अच्छी हो, उस वर्कपीस की सॉफ्टनेस बढ़े, उसमें जितने भी स्ट्रेसेस है वो रिलीव हो, इसलिए हम लोग एनेलिंग करते हैं। तो हाइपोयूटिक्टाइड स्टील को एनेलिंग करना है तो 30 से लेके 50 डिग्री सेल्सियस अबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर उसको गर्म करना पड़ेगा, ठीक है, गर्म करना पड़ेगा। एनेलिंग में और एक पॉइंट आता है, आपको कूलिंग रेट पूछा जाता है। कूलिंग रेट, कूलिंग रेट क्वेंचिंग में, इसमें जो है कूलिंग रेट जो रखा जाता है फॉर कार्बन स्टील, ठीक है, किसके लिए पूछते हैं, कार्बन स्टील के लिए पूछते हैं, फॉर कार्बन स्टील। तो हाँ, अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, कार्बन स्टील के बारे में पढ़ रहे हैं ना, आयन कार्बन का ही तो होता है सारा कुछ खेल। तो कार्बन स्टील के लिए होता है 100 से लेके 150 डिग्री सेल्सियस पर आवर, इतनी कूलिंग रेट होती है एनिलिंग में। कितनी, 100 से लेके 150 डिग्री सेल्सियस पर आवर, तो एक घंटे में 100 से लेके 150 डिग्री सेल्सियस कम कम होते जाता है यहाँ पे टेम्परेचर। तो क्वेंचिंग मीडियम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, तो क्वेंचिंग मीडियम जो यहाँ पे यूज करते हैं, ये यहाँ पर भी फर्नेस में कूलिंग की जाती है। किसमें कूलिंग की जाती है, फर्नेस में, उसी भट्टी में इसको कूल कर दिया जाता है। स्लोएस्ट कूलिंग होती है वहीं पर इसको कूल कर दिया जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है, जो आपका स्टील है, वो नरम हो जाता है, ठीक है, नरम हो जाता है। कभी आपने देखा होगा गोल्ड की वगैरह कोई आप कोई चीज बनाने जाते हो तो जो ज्वेलर होता है वो कैसे करता है, उसको बहुत पिघलाता है, फिर उसको थोड़ा सा ठंडा करता है, बट बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करता है, वो इस शेप में लेकर आता है उसको कि भाई उसको किसी भी जो है स्ट्रक्चर में ढाल सके, उस तरह का सीन होता है एनेलिंग में। तो एनेलिंग में फर्नेस कूलिंग होती है, ठीक है, फर्नेस कूलिंग होती है। और या फिर क्या करते हैं, कभी कभी फर्नेस से निकालते हैं और उसके ऊपर आप जो है मिट्टी डाल दो या फिर ड्राई ऐश डाल दो, ठीक है, लाइम डाल दो या फिर ड्राई सैंड डाल दो, ऐसे करते हैं। बट स्लोएस्ट कूलिंग होती है इन एनेलिंग, ठीक है, एनेलिंग में क्या होती है, स्लोएस्ट कूलिंग होती है। नेक्स्ट एनेलिंग के बाद क्या हो जाता है, आपका मटेरियल जो होता है बहुत ज्यादा सॉफ्ट बन जाता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट बन जाता है। उसकी मशीनिंग करना थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो फिर क्या करें मैडम, आप ही ने तो कहा था मशीनेबिलिटी अच्छी करने के लिए हम लोग एनेलिंग करते हैं। जी हाँ, करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद नॉर्मलाइजिंग करते हैं। जैसे हार्डनिंग के बाद टेम्परिंग करना जरूरी है, वैसे एनेलिंग के बाद नॉर्मलाइजिंग करना जरूरी होता है। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, फोर्थ जो प्रोसेस है आपकी, दैट इज नॉर्मलाइजिंग। क्या है, नॉर्मलाइजिंग, ओके, नॉर्मलाइजिंग। तो नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है कि जब हम उसको गर्म करते हैं, ठीक है, जब हम उसको गर्म करते हैं तो इसमें भी जो टेम्परेचर होता है बच्चों, ये भी आपका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के ही अबव इसको गर्म किया जाता है। ऐसा नहीं कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे गर्म कर रहे, नहीं, इसमें भी जो है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के ही ऊपर टेम्परेचर होता है। और नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है कि जो ग्रेन स्ट्रक्चर है, आपके जो ग्रेन स्ट्रक्चर है वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। तो हम लोग जो एनेलिंग करते हैं टू रिफाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, टू रिफाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, ये इसका मेन मोटो होता है। सेकंड इसका मोटो होता है कि हैमरिंग की वजह से,
ठीक है, हैमरिंग की वजह से जो है आपके वर्क पीस में हैमरिंग की, आपने बहुत ज्यादा उसको हैमर से, हथौड़े से बहुत पीटा पीटा, तो क्या होगा, बेचारे में स्ट्रेस आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा, गुस्सा कर देगा वो। तो उस गुस्से को निकालने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजिंग करते हैं। ठीक है, उस हैमरिंग की वजह से जो स्ट्रेस स्ट्रेन जनरेट हुए हैं उस वर्क पीस में, ठीक है, उसको निकालने के लिए वी डू नॉर्मलाइजिंग। तो एनेलिंग भी करते हैं उसके लिए, बट नॉर्मली वी डू नॉर्मलाइजिंग। और डक्टिलिटी को कम करने के लिए, ठीक है, डक्टिलिटी को कम करने के लिए वी डू नॉर्मलाइजिंग। डक्टिलिटी की वजह से क्या होता है, बहुत ही ज्यादा जो आपका वर्क पीस है वो बहुत डक्टिलिटी बहुत ज्यादा जो होता है आपका, इसको मैं रब नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे जो है मैंने बहुत ही मुश्किल से आपका ये जो पीडीएफ है वो एडिट किया है, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है मुझे। देखो, डक्टिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है व्हेन वी डू नॉर्मलाइजिंग। ठीक है, नॉर्मलाइजिंग। और जो आपका वर्क पीस है, वर्क पीस जो है इसको हम हीट करते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस अबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, 30 टू 40 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर पूछता है, अबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो अभी तक हमने देखा कि सारे मटेरियल्स को, सारे प्रोसेसेस में अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे ही, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के अबव ही हम गर्म करते हैं। बस टेम्परिंग में टेम्परेचर जो रखा गया है वो कितना रखा गया है, 400 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखा गया है। ठीक है, 400 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखा गया है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी जो है हाइपोयूटिक के लिए लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से 50 डिग्री सेल्सियस अबव रखा गया है। जो आपका नॉर्मलाइजिंग है, नॉर्मलाइजिंग में जो क्वेंचिंग मीडियम यूज करते हैं, नॉर्मलाइजिंग में जो क्वेंचिंग मीडियम यूज करते हैं वो यूज करते हैं एयर, एयर यूज करते हैं। सबसे स्लोएस्ट कूलिंग इसमें भी होती है। ठीक है, स्लोएस्ट कूलिंग होती है एयर से। और जो आपका नॉर्मलाइजिंग है वो ज्यादातर लो कार्बन स्टील या मीडियम कार्बन स्टील जो रेंज होती है उसी में किया जाता है। ठीक है, लो कार्बन स्टील या मीडियम कार्बन स्टील के लिए ये करते हैं। तो ये हो गया आपका नॉर्मलाइजिंग के बारे में। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि टेम्परिंग में जो हार्डनिंग किए हुए स्टील्स है या हार्डनिंग किया हुआ वर्कपीस है, उसको 400 डिग्री सेल्सियस के नीचे जो है उसकी आप लोग टेम्परिंग करते हो, उसको हीट करते हो। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस है, उसमें जो है इसका जो टेम्परेचर है 400 से ऊपर भी चला जाता है। देखो यहाँ पे, फॉर टफनिंग विदाउट अनड्यू हार्डनेस, हम जो है कभी कभी वर्क पीसेस को 400, 450 से लेकर 700 डिग्री सेल्सियस तक भी गर्म करते हैं टेम्परिंग प्रोसेस में। ठीक है, कुछ ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टूल एंड आर्टिकल, टेम्परेचर इन डिग्री फॉर टेम्परिंग और उसका कलर। तो पूछता है, बहुत ही डिफिकल्ट एक, यहाँ पे अगर आपको एग्जामिनर अगर आपको सताना चाहता है तो इस टेबल से एक ना एक पॉइंट पूछ लेगा। तो ध्यान दो, यहाँ पे जो है टेम्परेचर वही है, 230, 240, 400 के नीचे ही है सारा टेम्परेचर। बस आपको याद रखना है, जैसे टर्निंग टूल है, जैसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, उसकी अगर आपको टेम्परिंग करनी है तो 230 डिग्री सेल्सियस पे उसको गर्म करते हैं टेम्परिंग में। और उसका जो कलर होता है वो पेल स्ट्रॉ कलर होता है। ठीक है, ये कलर का कॉलम है। देन ड्रिल एंड मिलिंग कटर जो है, ड्रिलिंग और मिलिंग कटर जो है, इसको 240 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परिंग का टेम्परेचर रखा जाता है। टैप एंड आपके जो शेयर ब्लेड्स है, ठीक है, आपके जो टैप्स होते हैं जो इंटरनल थ्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और ब्लेड जो होते हैं, हैक्सॉ ब्लेड वगैरह की बात हो रही है, उसको 250 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर देते हैं इन टेम्परिंग। और उसका जो कलर होता है, कलर जो वहां पे ब्राउन कलर में वो कन्वर्ट होता है। देन पंचेस, रीमर्स एंड ट्विस्ट ड्रिल्स, पंचेस, रीमर्स एंड ट्विस्ट ड्रिल, इसको 260, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका था, इसको मैं स्टार मार्क करती हूँ, प्लीज इसको लिख लो, याद कर लो, कुछ भी कर लो, बट याद रखो 260 डिग्री सेल्सियस का टेम्परिंग टेम्परेचर है। और रेडिश ब्राउन कलर, कलर याद नहीं रखोगे भी तो चल जाएगा, कोई बात नहीं। रिवेट्स एंड स्नैप्स के लिए 270, प्रेस टूल्स एंड कोल्ड चीजल के लिए 280। ठीक है, टेम्परिंग टेम्परेचर। कोल्ड सेट फॉर कटिंग स्टील 290, स्प्रिंग स्क्रू ड्राइवर के लिए 300, 320 और 340। तो ये अलग अलग है। 300 जब आप 300 डिग्री सेल्सियस तक उसको अगर हम गर्म करेंगे, टेम्परिंग टेम्परेचर देंगे, तो कलर होगा डार्क ब्लू। 320 करोगे तो बहुत ही ज्यादा वेरी डार्क ब्लू। और 340 तक करोगे तो ग्रेइश ब्लू कलर आ जाएगा उसको। ओके, तो ये कुछ टेबल है, इसको याद रखना थोड़ा।
जरूरी है। तो ये एनेलिंग की बात हो गई, ये नॉर्मलाइजिंग की बात हमने अभी थोड़ी देर पहले कर ली। एनेलिंग हो गया, एनेलिंग के पर्पसेस हमने देख लिए कि टू सॉफ्टन द स्टील, टू इम्प्रूव द मशीनेबिलिटी, टू इंक्रीज द डक्टिलिटी, टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेसेस, ठीक है, टू रिफाइन द ग्रेन साइज एंड टू प्रिपेयर द स्टील फॉर सब्सिक्वेंट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। सब्सिक्वेंट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस माने एनेलिंग के बाद क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मलाइजिंग करते हैं। नॉर्मलाइजिंग का क्या पर्पस है, टू प्रोड्यूस फाइन ग्रेन साइज, फाइन ग्रेन कहो या फिर इसको कोर्स ग्रेन कहो, आपकी मर्जी, फाइन ग्रेन साइज। क्यों, क्योंकि ये मशीनेबल होते हैं ग्रेन्स। ओके, टू रिमूव स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन फॉर्म्ड इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ड्यू टू रिपीटेड हीटिंग एंड अनइवन कूलिंग, और हैमरिंग की वजह से जो आपकी स्ट्रेस एंड स्ट्रेस आया उसको निकालने के लिए। टू रिड्यूस डक्टिलिटी एंड टू प्रिवेंट वार्पिंग। अब ये वार्पिंग क्या चीज होती है, देखो जब आप किसी स्टील को गर्म करते हो या किसी भी धातु को गर्म करते हो तो वो अनइवन शेप में बेंड हो जाता है, बेंट इन अनइवन शेप। तो उसको कम करने का काम हम नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में करते हैं। तो प्रोसेस तो आपको पता चल गई है, देखो प्रोसेस तो आपको पता चल गया। अगर फिर से अगर कहना चाहे तो यहाँ पे हम लोग एनेलिंग की अगर प्रोसेस देखें, यहाँ पे फिर से एक बार थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो एनेलिंग के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एनेलिंग के प्रोसेस में हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे उसको 810 डिग्री सेल्सियस से लेकर 850 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर हम जो है इसको हीट करते हैं, ठीक है, और फर्नेस में कूलिंग करते हैं। एनिलिंग में कैसे करते हैं, फर्नेस में कूलिंग होती है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, एनिलिंग में जो कूलिंग की जाती है वो कहाँ की जाती है, तो फर्नेस में कूल किया जाता है। नॉर्मलाइजिंग में क्या करते हैं, नॉर्मलाइजिंग की प्रोसेस क्या है, नॉर्मलाइजिंग की प्रोसेस सिंपल है, आपको जो है अबव क्रिटिकल टेम्परेचर 30 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस अबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर गर्म करना है आपके जो भी वर्क पीस है उसको। और स्टील एयर में, कैसे एयर में, स्टील एयर ध्यान रखो, ठंडी हवा, फोर्स्ड एयर, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। स्टील एयर, स्टील एयर मतलब नेचुरल एयर, वहां पे ना आपने फोर्स डाल रखा है, ना गर्म किया है उस हवा को, ना ठंडा किया है, कुछ नहीं किया है। धरती माँ ने जिस तरह की हवा दी है, भगवान ने जिस तरह की हवा दी है उसी को इस्तेमाल कर रहे, इतना ध्यान रखो। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आया और आपने स्टील एयर की जगह कॉम्प्रेस्ड एयर, कूल एयर, हॉट एयर ऐसे किया तो वहीं पे आपके मार्क्स खत्म हो जाएंगे। तो स्टील एयर इस्तेमाल की जाती है फॉर क्वेंचिंग इन नॉर्मलाइजिंग, फॉर क्वेंचिंग इन नॉर्मलाइजिंग। ये हो गया। नेक्स्ट आपका हार्डनिंग, हार्डनिंग में क्या करते हैं, हार्डनिंग में देखो, हार्डनिंग में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ब्राइन सॉल्यूशन, हार्डनिंग में, मैं हैंडराइटिंग में मत जाना, हार्डनिंग है ये, इसमें हम क्या करते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं फॉर कूलिंग, ब्राइन सॉल्यूशन फॉर कूलिंग। ओके, और टेम्परिंग में क्या करते हैं, टेम्परिंग में भी फर्नेस कूलिंग होती है, एनेलिंग में भी फर्नेस कूलिंग होती है और टेम्परिंग में भी फर्नेस कूलिंग होती है, याद रखना है आपको, ठीक है, याद रखना है आपको। ओके, इसके बाद हम लोग बात करेंगे सरफेस हार्डनिंग की। अब सरफेस हार्डनिंग क्या भला है, अभी तक हार्डनिंग पढ़ा, टेम्परिंग पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, और अब ये सरफेस हार्डनिंग क्या चीज है, देखो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि भाई आप जो है आपकी स्किन पर अगर आपका नाखून मारोगे तो आपकी स्किन जो है उस पर आपको दर्द महसूस होगा। तो आपकी स्किन क्या है, कम हार्ड है, उसमें हार्डनेस की बहुत कमी है। उसी तरह से सरफेस हार्डनिंग में हम क्या करते हैं कि जो आपका वर्कपीस है उसकी कोर नरम रखते हैं, ठीक है, उसकी कोर जो है, उसकी कोर जो है उसको नरम रखा जाता है, लेकिन उसका जो सरफेस है, ऊपरी हिस्सा जो है ना जो नजर आ रहा है हमको, उसको हार्ड बना देते हैं। क्यों, क्या जरूरत है हमें हार्डनिंग करने की, इसको कहते हैं केस हार्डनिंग या फिर इसको कहेंगे सरफेस हार्डनिंग, क्योंकि हम सरफेस को हार्ड बना रहे हैं ना। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ वर्क पीसेस जैसे कि हम लोग नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी में जिसे इस्तेमाल करते हैं उनमें वियर होना बहुत ही लाजमी चीज हो जाती है, क्योंकि हम उसको बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस वियर रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, वियर ना हो, टियर ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, सरफेस हार्डनिंग करते हैं, सरफेस हार्डनिंग करते हैं। तो ये जो आपका कोर है, ये जो आपका कोर है, ये कार्बन रिच कंपाउंड, ठीक है, वर्क पे यहाँ पे देखो, ये जो है आपका कोर, इसको सॉफ्ट रखा जाता है, और सॉफ्ट माने टफ बन गया वो, ठीक है, सॉफ्ट माने टफ बन गया। और ये जो आपकी सरफेस है जो ऊपर नजर आ रही है इसको हार्ड किया जाता है, क्या किया जाता है, हार्ड किया जाता है। ये जो आपकी कोर है इसमें जो आपका कार्बन का परसेंटेज होता है वो अराउंड 0.15% होता है, कितना होता है, 0.15% कार्बन होता है।
और ये सॉफ्ट होता है। लेकिन हार्डनेस में हम क्या करेंगे, कार्बन की मात्रा बढ़ाएंगे तभी जाके जो है वो मटेरियल हार्ड बनेगा ना। तो यहाँ पे जो है हम लोग इसमें मात्रा बढ़ा के 0.9% तक कर देते हैं कार्बन। ठीक है, सरफेस की जो है वहां पे हार्डनेस बढ़ा देते हैं, 0.9% तक कार्बन उसमें इंड्यूस करते हैं। सरफेस हार्डनिंग जो है, सरफेस हार्डनिंग अलग अलग प्रकार की है, लेकिन इसमें सरफेस हार्डनिंग के दो स्टेजेस होते हैं। कितने? दो स्टेजेस में सरफेस हार्डनिंग की जाती है, या इसी को हम क्या कहते हैं, केस हार्डनिंग। क्या कहते हैं? केस हार्डनिंग कहते हैं। तो दो स्टेजेस में आपकी सरफेस हार्डनिंग होती है। कैसे? सबसे पहले तो हम जो है उस वर्कपीस में कार्बन का कंटेंट बढ़ाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज करते हैं सरफेस पर। कोर तक हम नहीं जाते हैं, ध्यान दो, कोर में हम नहीं घुसते हैं, कोर तक हम परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट नहीं बढ़ाते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर बताया था, थोड़ी देर पहले मैं यहीं पे ड्रॉ कर लेती हूँ। चलो, ये आपका कोर है और ये आपका सरफेस है। तो सरफेस में 0.9% कार्बन और कोर में आपका 0.15% कार्बन। तो सबसे पहला स्टेज होता है आपका कि परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ाओ सरफेस में, और दूसरा स्टेज होता है हीट ट्रीटमेंट दो उसको। हीट ट्रीटमेंट किस लिए चाहिए? हीट ट्रीटमेंट इसलिए चाहिए, जब आप इस वर्कपीस को गर्म करके इसके सरफेस में कार्बन इंड्यूस कर रहे हो, तो बेचारी कोर भी वो टेम्परेचर सहन कर रही है, और जब वो गर्म हो रही है तो उसमें भी गुस्सा जनरेट हो गया। गुस्सा जनरेट हो गया तो कभी ना कभी वो गुस्सा निकलेगा ना, और वो अगर गुस्सा फटेगा तो आपकी सरफेस को साथ साथ लेके वो पूरा फट जाएगा, बिकॉज कोर ही खराब है। आपको पता है कि अगर हमारी कोर में, हमारी पृथ्वी के कोर में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो क्या होता है, भूकंप होता है। तो सेम सीन यहाँ पे अर्थक्वेक आता है ना। तो इस तरह का कोई डिजास्टर ना हो, इसलिए सरफेस हार्डनिंग करने के बाद हम लोग उसकी हीट ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें जो कोर है उसके स्ट्रक्चर को रिफाइन किया जाता है, उसको जो भी गुस्सा आया है वो कम कर देते हैं। ठीक है, मैं लेमन लैंग्वेज में बता रही हूँ आपको। तो जो आपकी हार्डनेस है या सरफेस हार्डनिंग प्रोसेसेस है, ये अलग अलग प्रकार की है। केस हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, चार है ये, आपके सिलेबस में है और एग्जाम में पूछता है। सरफेस हार्डनिंग के चार प्रकार: केस हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग। तो टाइप्स ऑफ सरफेस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग में क्या करते हैं, देखो, केस हार्डनिंग में जो आपका स्टील है, स्टील को हीट करते हैं, स्टील को गर्म करते हैं 800 से लेके 950 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 800 टू 930 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसको गर्म करते हैं। गर्म कैसे करते हैं? कार्बन के एटमॉस्फेयर में इसको गर्म करते हैं। कैसे? कार्बन के एटमॉस्फेयर में इसको गर्म करते हैं। और कार्बन कैसे, फिर क्या गैस कार्बन के फॉर्मेट में छोड़ते हैं, या फिर सॉलिड के फॉर्मेट में होता है, या लिक्विड के फॉर्मेट में होता है, तो तीनों फॉर्मेट में इसमें यहाँ पे हम लोग कार्बन की मात्रा इसमें ऐड करते हैं, गैस एंड आपका सॉलिड। ठीक है, ये तीनों मीडियम, कार्बन के तीनों मीडियम जो है हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे फॉर कार्बोराइजिंग। ठीक है, कार्बोराइजिंग केस हार्डनिंग में जो है, कार्बोराइजिंग एक आपका प्रकार है। केस हार्डनिंग में पहला प्रकार आता है आपका कार्बोराइजिंग। तो कार्बोराइजिंग में या फिर केस हार्डनिंग में हम क्या करते हैं, स्टील को 800 से लेके 950 डिग्री सेल्सियस, कार्बोराइजिंग है ये, 800 से लेके 950 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 930 डिग्री सेल्सियस के आसपास गर्म करते हैं। और उसको गर्म करते हैं कार्बन के एटमॉस्फेयर में। कार्बन के एटमॉस्फेयर में गर्म करते हैं, कब तक गर्म करेंगे? जब तक आपको जितना परसेंटेज ऑफ केस चाहिए, मतलब ये आपका वर्कपीस है और आप चाहते हो कि इतनी लेयर तक जो है आपका कार्बन इसमें इंड्यूस्ड हो या पेनिट्रेट हो, कार्बन इसमें इंड्यूस्ड हो, और यहाँ पे जो है आपका सरफेस हार्ड बन जाए, तब तक हम उसको उस कार्बन के एटमॉस्फेयर में रखते हैं, जब तक आपको आपकी जो डिजायर्ड डेप्थ है ना मिल जाए, तब तक, अप टू यू गेट योर डिजायर्ड डेप्थ। तो ये क्या है, कार्बोराइजिंग, केस हार्डनिंग का ही एक प्रकार है कार्बोराइजिंग। ठीक है, कार्बोराइजिंग क्या है, केस हार्डनिंग का ही प्रकार है। तो लिक्विड, गैस और सॉलिड, तो ये अलग अलग जो आपके मीडियम है कार्बन के, उसके हिसाब से केस हार्डनिंग के अलग अलग प्रकार पड़े हैं। सबसे पहला आपका है पैक कार्बोराइजिंग। कौन सा कार्बोराइजिंग? पैक कार्बोराइजिंग। ये सॉलिड कार्बोराइजिंग का आपका एग्जाम्पल है, सॉलिड कार्बोराइजिंग का एग्जाम्पल है। इसमें एक एयर टाइट कंटेनर होता है,
ये मोस्टली कास्ट आयरन का बना होता है। ये जो दिख रहा है आपको, ये एयर टाइट, ये जो है आपका संदूक होता है उसी तरह का शेप है ये। इसमें जो है एयर टाइट कंटेनर में आपका वर्क पीस यहाँ रख देंगे अंदर, ठीक है, वर्क पीस रख देंगे। ऊपर से क्या करेंगे, इसको अच्छे से फिट करेंगे। फिट कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो ये फायर क्ले लगाएंगे। फायर क्ले आपने कभी बिरयानी बनते हुए देखी है? बिरयानी का जब दम लगाया जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके जो जो भी मिट्टी का हम जो घड़ा यूज करें या फिर जो भी हम बर्तन यूज करें, उसको आटे से, गेहूं के आटे से हम लोग उसको जो है पूरा उसका जो एरिया होता है ना जहां से लीकेज होने की शक्यता होती है, क्या कहते हैं, लीकेज होने का जो पॉसिबिलिटीज होती है, उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे पूरा आटा लगा देते हैं। सेम यहाँ पे फायर क्ले लगाया जा रहा है। क्यों? कि भाई वहां से अंदर से बाहर किसी भी तरह का कोई लीकेज ना हो, या फिर बाहर से जो आपका ऑक्सीजन है अंदर ना जाए और ऑक्साइड फॉर्म ना करे। और यहाँ पे देखो इतना करने के बाद भी इसको सुकून नहीं मिला, इसलिए यहाँ पे वायर से भी इसको टाइट किया। ठीक है, तो ये किया जाता है आपके पैक कार्बोराइजिंग में। क्या करते हैं पैक कार्बोराइजिंग में? पैक कार्बोराइजिंग माने सॉलिड कार्बोराइजिंग का एग्जांपल है। इसमें जो है एक एयर टाइट कंटेनर में, ठीक है, एयर टाइट कंटेनर में आपका वर्कपीस रखा जाता है और उसमें जो आपका कार्बन है वो छोड़ा जाता है। अब कार्बन हम लोग यहाँ पे किसकी मदद से लेंगे, कैसे लेंगे? तो इसमें जो कार्बन का क्या कहते हैं, मीडियम जो होता है, उसके लिए हम लकड़ी को भी जला सकते हैं। ठीक है, अंदर ही लकड़ी को जला देंगे, उससे कार्बन को वहां पे छोड़ेंगे। या फिर हड्डियों को भी जलाते हैं यहाँ पे बोन की हेल्प से, या फिर लेदर को जलाते हैं। ठीक है, ये जो मीडियम है। और फिर चारकोल, चारकोल की हेल्प से हम यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या करते हैं, कार्बन लेते हैं। इसीलिए इसे सॉलिड या फिर पैक कार्बोराइजिंग या सॉलिड कार्बोराइजिंग कहते हैं, क्योंकि जो हम लोग मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं कार्बन निकालने के लिए, वो किस फॉर्मेट में है, सॉलिड फॉर्मेट में है। कैसे फॉर्मेट में? सॉलिड फॉर्मेट में। लकड़ी सॉलिड में ही है ना, लिक्विड में थोड़ी होती है लकड़ी। ठीक है, तो कभी लेकिन क्या होता है कि वुड वगैरह है, यहाँ पे मैंने एक इसका डायग्राम रखा है, देखो, वुड, चारकोल, या फिर आपका चार्ज लेदर। ठीक है, ये जो हम लोग एज अ कार्बन मीडियम इस्तेमाल करते हैं, तो इसका जो आपका परसेंटेज होगा या फिर जो टाइम लगेगा कार्बन इंड्यूस करने के लिए, वो ज्यादा लगेगा। देखो यहाँ पे टाइम इन आवर्स दिया गया है, टाइम इन आवर्स, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन या फिर डेप्थ ऑफ केस इन दिया गया है वाई एक्सिस पे। तो वुड चारकोल अगर आप इस्तेमाल करोगे कार्बन इंड्यूस करने के लिए, तो कम से कम 16-15 घंटे के आसपास टाइम लग जाएगा। ठीक है, वहीं अगर चार्ज लेदर इस्तेमाल करोगे तो कम से कम 14 घंटे के आसपास टाइम लग जाएगा। लेकिन एक एनर्जाइजर अगर आप इसमें इस्तेमाल कर लोगे, एक एनर्जाइजर अगर आप इसमें ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे आपको जितना टाइम लग रहा है उससे कम लगेगा। अप्रोक्स 12 घंटे, 12.5 घंटे के आसपास लगेगा। ये एनर्जाइजर क्या है? बेरियम कार्बोनेट। क्या है? बेरियम कार्बोनेट। एज ए एनर्जाइजर अगर आप इसमें ऐड करोगे तो प्रोसेस क्या होगी, स्पीड अप होगी। प्रोसेस क्या होगी, स्पीड अप होगी। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है, स्पीड अप होगी प्रोसेस। तो ये है आपका पैक कार्बोराइजिंग के बारे में। तो कार्बोराइजिंग या फिर केस हार्डनिंग का दो प्रकार होते हैं आपके। एक तो आप उसमें कार्बन इंटेंट बढ़ा दोगे या फिर नाइट्रोजन का इंटेंट बढ़ा दोगे। तो केस हार्डनिंग या कार्बोराइजिंग के तीन प्रकार हमने देखे। पैक कार्बोराइजिंग या फिर इसको कहेंगे सॉलिड कार्बोराइजिंग। दूसरा प्रकार हम देखेंगे गैस कार्बोराइजिंग। क्या देखेंगे? गैस कार्बोराइजिंग। तो ये जो आपके गैस कार्बोराइजिंग होता है, इसमें आपके जो वर्कपीस है, उस वर्कपीस को एक एयर टाइट कंटेनर में या फिर एक फर्नेस को ही एक तरह से हम लोग एयर टाइट कंटेनर बना देते हैं। उसमें आपके वर्कपीस को रखते हैं। ठीक है, उसमें आपके वर्कपीस को रखते हैं और फिर कार्बोराइजिंग एजेंट वहां पे छोड़ते हैं। अब गैस के फॉर्मेट में कार्बोराइजिंग एजेंट होने चाहिए ना यहाँ पे, तो यहाँ हम मीथेन या फिर प्रोपेन का इस्तेमाल करते हैं। इसका मीथेन या फिर प्रोपेन का इस्तेमाल करते हैं। और ये कंटिन्यूअस इसका जो है सप्लाई छोड़ा जाता है। कार्बोराइजिंग करते समय इस कार्बोराइजिंग एजेंट को कंटिन्यूअस इसका फ्लो होता है उस कंटेनर में। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, जब इसको छोड़ते हैं, जब तक हमारा जो भी परसेंटेज हमने डिसाइड किया है कि भाई इतनी डेप्थ तक मुझे चाहिए, 0.01 mm तक मुझे जो है वहां पे कार्बन का कंटेंट चाहिए उस सरफेस में, तब तक वहां पे वो जो है स्टार्ट रखा जाता है प्रोसेस। फिर क्या करते हैं, क्वेंचिंग करते हैं, उस वर्कपीस को निकालते हैं, ठंडा करते हैं, और ठंडा करने के बाद उसकी फिर बाद में टेम्परिंग की जाती है।
ठीक है, टेम्परिंग की जाती है, क्योंकि हार्डनिंग की दो ही स्टेजेस है, पहले उसकी हीटिंग करो और फिर उसके बाद में उसकी जो है स्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए हीट ट्रीटमेंट करो। तो हीट ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रकार है आपका लिक्विड कार्बोराइजिंग। कौन सा कार्बोराइजिंग, लिक्विड कार्बोराइजिंग। तो लिक्विड कार्बोराइजिंग जो है ये आपके हीटेड सॉल्ट बाथ में करते हैं। हीटेड सॉल्ट बाथ में जो है आप लिक्विड कार्बोराइजिंग करते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि जो पानी लेंगे हम लोग, ठीक है, पानी लेंगे, गर्म पानी लेंगे और उसमें सोडियम कार्बोनेट, सोडियम साइनाइड या बेरियम क्लोराइड मिलाएंगे। क्या क्या मिलाएंगे, सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम साइनाइड। साइनाइड बहुत जहरीला होता है, ये किसी को भी नहीं दिया जाता, ध्यान रखना। बेरियम क्लोराइड, ठीक है। अब मैंने ये साइनाइड का नाम इसीलिए लिया क्योंकि याद रहेगा आपको, उसको इसके उसको ना इस तरह से कोई भी चीज याद करनी है ना, उसको किसी ना किसी रियल लाइफ एग्जांपल से मैच कर लोगे ना तो याद रह जाएगा। ठीक है, तो लिक्विड कार्बोराइजिंग में क्या करते हैं हम लोग, हीटेड सॉल्ट बाथ में आपका वर्कपीस डिप करते हैं, वर्कपीस को डालते हैं और जब तक हमें सुटेबल डेप्थ तक हमारा जो है कार्बन का कंटेंट उसमें नहीं बढ़ता है तब तक हम ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू रखते हैं। तो कितनी चाहिए हमें डेप्थ, इसमें सुटेबल डेप्थ 0.25 mm तक की डेप्थ चाहिए होती है हमें। ठीक है, 0.25 mm तक की अगर डेप्थ चाहिए तो हम लोग लिक्विड कार्बोराइजिंग का इस्तेमाल करते हैं। और लिक्विड कार्बोराइजिंग में जो हीटिंग है वो रैपिड होती है और डिस्टॉर्शन कम होता है। ठीक है, हीटिंग जो है वो रैपिड होती है, लिक्विड कार्बोराइजिंग है ना ये बहुत जल्दी होती है कंपेयर टू आपके बाकी जितने भी हमने देखे सॉलिड कार्बोराइजिंग। हमने क्या देखा है इसमें कितने घंटे लग रहे, 15 घंटे, 14 घंटे, इतना टाइम लग रहा है। बट वहीं अगर हम लिक्विड कार्बोराइजिंग की बात करें तो यहाँ पे हमें जो टाइम है वो कम लगता है। ठीक है, टाइम जो है हमें कम लगता है। तो ये देखो, अब जब हम हार्डनिंग करते हैं या फिर केस हार्डनिंग जब करते हैं तो ये माइक्रोस्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, द माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ कार्बोराइज स्टील। तो इसमें सबसे पहले तो यहाँ नीचे क्या होगा, कोर तो जैसी है वैसी रहेगी, तो फेराइट होगा, परलाइट होगा। ठीक है, फेराइट होगा, परलाइट होगा, लेकिन जो सरफेस है यहाँ पे जो है आपका मार्टेनसाइट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपका मार्टेनसाइट जनरेट हो जाएगा, मार्टेनसाइट जनरेट हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट केस हार्डनिंग प्रोसेस। तो एक हमारी हो गई कार्बोराइजिंग प्रोसेस। नेक्स्ट हमारी सरफेस हार्डनिंग में ही दूसरी प्रोसेस है नाइट्राइडिंग। कौन सी प्रोसेस है, नाइट्राइडिंग। नाइट्राइडिंग के भी ऐसे ही प्रकार है। अच्छा, उसके पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि ये बात बताना भूल गई, सॉरी। देखो, सब कुछ होने के बाद हम लोग टेम्परिंग करते हैं। तो टेम्परिंग में हम क्या करते हैं कि पहले जो वर्कपीस हम उठाए हैं उनको 870 डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म करते हैं, उसमें से सारा कुछ भी जो गुस्सा है उसका निकाल देते हैं। ठीक है, निकाल देते हैं। उतने टेम्परेचर तक उसको गर्म करने के बाद भी मार्टेनसाइट वहां पे बना ही रहता है। ठीक है, मार्टेनसाइट बना ही रहता है। बट उसको क्या करते हैं, रैपिडली कूलिंग करते हैं। रैपिडली कूलिंग करेंगे तो सिर्फ सरफेस उतना मार्टेनसाइट रहेगा और जो कोर है वो बेचारी जैसी थी वैसी बनी रहेगी। और फिर इसको रीहीट करते हैं, फिर से रीहीट करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर पे। टेम्परिंग जब करते हैं ना उस वर्कपीस की, वो 200 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं और फिर फाइनली उसको क्वेंचिंग कर देते हैं, तब जाके उसके जो है स्ट्रेस सारे रिलीव हो जाते हैं। ओके, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो हम बात करें टेम्परिंग कहाँ से आ गया यहाँ पे। अच्छा, ये इसी का टेम्परिंग वाला जो प्रोसेस था ना, कार्बोराइजिंग के बाद वाला टेम्परिंग वाला जो प्रोसेस है उसी का पॉइंट है यहाँ पे। देखो 200 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसका टेम्परिंग किया जाता है। और जब हम लोग द माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ केस हार्डन स्टील, केस हार्डन स्टील जब हम लोग लेकर आते हैं तो यहाँ पे देखो ये फेराइट का स्ट्रक्चर जैसे के वैसा है, परलाइट है, लेकिन यहाँ ऊपर देखो सरफेस में यहाँ से चेंजेस होना शुरू हो रहा है। यहाँ पे जो है आपका ट्रोस्टाइट या सॉर्बाइट। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ट्रोस्टाइट या सॉर्बाइट वाला स्ट्रक्चर बन गया और ये जो स्ट्रक्चर बन गया ये बन गया आपका मार्टेनसाइट। ये बन गया आपका मार्टेनसाइट और ये आपका सरफेस है। तो ये जो क्या है, सरफेस हार्ड हो गई यहाँ पे। केस हार्डनिंग का मतलब इज नथिंग बट आपका जो सरफेस है वो हार्ड हो गया है। तो आपके एग्जाम में क्या पूछने की जो है पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे ये वाले स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं कि भाई ये बताओ ये क्या स्ट्रक्चर है, ये नीडल लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये किस तरह का स्ट्रक्चर है, बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, ये है मार्टेनसाइट। ठीक है, मार्टेनसाइट यही पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका प्रोसीजर है नाइट्राइडिंग।
क्या है, नाइट्राइडिंग। तो जैसे हमने कार्बोराइजिंग में देखा कि हम कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं, वैसे ही नाइट्राइडिंग में हम लोग जो सरफेस है उस सरफेस में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाते हैं। ठीक है, सरफेस इज इनरिच्ड विथ नाइट्रोजन, सरफेस इज इनरिच्ड विथ नाइट्रोजन। इसके दो जो है वो प्रकार है नाइट्राइडिंग करने के लिए। एक तो आप गैस नाइट्राइडिंग कर सकते हो या फिर सॉल्ट बाथ नाइट्राइडिंग कर सकते हो। तो गैस नाइट्राइडिंग में क्या करते हैं हम लोग, वर्कपीस को, ध्यान दो यहाँ पे, वर्कपीस को 500 डिग्री सेल्सियस तक, कितने, 500 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं। ठीक है, 500 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं। किसके एटमॉस्फेयर में, अमोनिया के एटमॉस्फेयर में, अमोनिया गैस के एटमॉस्फेयर में इसको हिट किया जाता है 500 डिग्री सेल्सियस तक। और इस अमोनिया गैस का सर्कुलेशन चालू ही रहता है, कब तक, जब तक इस टेम्परेचर को 500 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस तक नहीं आ जाता। ठीक है, 500 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर नहीं आ जाता। और इतना टेम्परेचर आने के लिए कम से कम 100 घंटे लग जाते हैं, माने 3 दिन के हिसाब से 3 साढ़े 3 दिन समझ लो। ठीक है, 4 दिन ही पकड़ लो यहाँ पे। ठीक है, तो 500 डिग्री सेल्सियस में इसको हीट किया जाता है, उस वर्कपीस को, किसके एटमॉस्फेयर में, अमोनिया गैस के एटमॉस्फेयर में। अमोनिया गैस के एटमॉस्फेयर में 100 घंटे तक उसको गर्म करेंगे। ठीक है, और फिर उसको क्या करेंगे, सोकिंग टाइम कब तक रखेंगे, जब तक आपका जो टेम्परेचर है वो 150 डिग्री सेल्सियस पे नहीं गिर जाता, 500 से डायरेक्ट 150 डिग्री सेल्सियस पे नहीं गिर जाता। और ये टेम्परेचर गिरने के लिए कम से कम 100 घंटे लगते हैं। तो सोकिंग कंप्लीट टाइम जो होता है, अमोनिया गैस सर्कुलेट ही रहता है अंटिल द स्टील टेम्परेचर फॉलन टू 150 डिग्री सेल्सियस। और फिर इसको बॉक्स से निकालते हैं उस पार्ट को, और फिर एयर में कूल करते हैं। कहाँ पे कूल करते हैं, एयर में कूल करते हैं। तो ये भी एक एयर टाइट कंटेनर में ही होता है, एयर टाइट कंटेनर में ही होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे एयर में कूल कर रहे हैं, मतलब अब ठंडा तो करना ही है उसको, ऐसा नहीं कि हम लोग सोच समझ के या फिर कोई प्रोसीजर रख के हम उसको ठंडा कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पे क्वेंचिंग नहीं होती है। नाइट्राइडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे क्वेंचिंग नहीं होती है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान देना है आपको, नो क्वेंचिंग इन नाइट्राइडिंग। नाइट्राइडिंग प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई क्वेंचिंग नहीं होती, नो क्वेंचिंग आफ्टर नाइट्राइडिंग, नो क्वेंचिंग आफ्टर नाइट्राइडिंग। ओके, गैस नाइट्राइडिंग समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं आपकी लिक्विड नाइट्राइडिंग की, या फिर इसको कहेंगे नाइट्राइडिंग इन सॉल्ट बाथ। ठीक है, नाइट्राइडिंग इन सॉल्ट बाथ। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो वर्कपीस है, ठीक है, प्रोसेस कैसी होती है, जो भी वर्कपीस है जिसकी हमें नाइट्राइडिंग करनी है सॉल्ट बाथ में, उसमें हम क्या करते हैं बच्चों, पहले से ही उस वर्कपीस की प्री हीटिंग करते हैं। प्री हीटिंग करते हैं स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए। ठीक है, स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए उसकी प्री हीटिंग की जाती है 400 डिग्री सेल्सियस पे, प्री हीट एट 400 डिग्री सेल्सियस। फिर उसको हम लोग सॉल्ट बाथ में डिप करते हैं, सॉल्ट बाथ में डिप करते हैं। और इस सॉल्ट बाथ का टेम्परेचर जो होता है, सॉल्ट बाथ में डिप करते हैं और सॉल्ट बाथ का जो टेम्परेचर होता है वो 520 डिग्री सेल्सियस से लेकर 570 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। तो उस वर्कपीस को पहले हम 400 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर देते हैं। माने जैसे हम अगर कहे कि आपका 4 सेमेस्टर का सिलेबस है, आपने पहले ही 3 सेमेस्टर पढ़ लिए, तो एग्जाम के पहले आपको इतना ज्यादा लोड नहीं लगेगा। आप क्या करोगे, एक सेमेस्टर आराम से 1 हफ्ते में कंप्लीट कर लोगे। वही सीन होता है प्री हीटिंग का, कि अगर 500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना है तो पहले उसको थोड़ी मुंह दिखाई कर दो, थोड़ा जो है उसका इतना टेम्परेचर दे दो कि भाई वो सहन कर पाए। तो उसको हम क्या करते हैं, इस तरह से सॉल्ट बाथ में डालते हैं, 520 से 570 डिग्री सेल्सियस के सॉल्ट बाथ में डालते हैं और एक लेयर बनाते हैं। किसकी, नाइट्रोजन की लेयर बनाते हैं। वहां पे कितनी होनी चाहिए, लिक्विड नाइट्राइडिंग में जो लेयर बनती है वो 0.01 mm से लेके 0.02 mm तक की एक लेयर बनती है, जिसमें नाइट्रोजन और कार्बन होता है। ठीक है, नाइट्रोजन और कार्बन होता है, तो एक लेयर फॉर्म होती है, कितनी, 0.01 mm टू 0.02 mm, एग्जाम का क्वेश्चन है ये। ठीक है, बनती है, और जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन और कार्बन होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन और कार्बन होता है। और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो ज्यादा नहीं होता है, वर्कपीस पे डिपेंड करता है। वर्कपीस का साइज अगर बहुत छोटा है तो उससे आधे घंटे में लिक्विड नाइट्राइडिंग हो जाती है। ठीक है,
या फिर अगर वर्कपीस का जो शेप है थोड़ा बड़ा है तो भी 3 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, 3 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कहाँ यहाँ 100 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, कहाँ यहाँ 100 घंटे लग रहे हैं और कहाँ यहाँ पे सिर्फ 3 घंटे में काम हो रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो गैस नाइट्राइडिंग है ये आपकी बहुत ही लंबी प्रोसीजर है कंपेयर टू लिक्विड नाइट्राइडिंग। ठीक है, कंपेयर टू लिक्विड नाइट्राइडिंग। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका फ्लेम हार्डनिंग। फ्लेम हार्डनिंग कुछ इस तरह की प्रोसेस होती है। इसमें एक बर्नर इस्तेमाल करते हैं, ये है आपका वर्क पीस। और इसमें क्या करते हैं, एक बर्नर की हेल्प से हम लोग हीट अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक बर्नर की हेल्प से हम लोग हीट अप्लाई करते हैं। और हीट जैसे जैसे हम अप्लाई करते जाते हैं पीछे ही हम लोग एक पंप लगाते हैं जिससे पानी गिर रहा है। ठीक है, पीछे ही हम लोग एक पंप लगाते हैं जिससे पानी गिर रहा है, तो क्या होगा कि जल्दी से कूलिंग हो जाएगी। और जल्दी कूलिंग करेंगे तो क्या बनता है, मार्टेनसाइट बनता है। सबसे स्टार्टिंग में वीडियो में मैंने यही बताया था आपको। तो मार्टेनसाइट जो है यहाँ पे बनता है। तो जो हीट ट्रीटमेंट होती है फ्लेम हार्डनिंग, इसमें हम क्या करते हैं, बर्नर की इस्तेमाल करते हैं। किसका, बर्नर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें रैपिड हीट एप्लीकेशन होती है फॉलोड बाय वाटर शावर, फॉलोड बाय वाटर शावर। और जो इसका हार्डनेस टेम्परेचर होता है वो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर ही रखा जाता है। और ज्यादातर ये माइल्ड कार्बन स्टील के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसमें 0.35% से 0.75% कार्बन है, उसके लिए हम लोग जो है ये फ्लेम हार्डनिंग इस्तेमाल कर सकते। देखो ये आपको एग्जाम में ये आपकी डायग्राम भी दे सकता है और पूछेगा कि बताओ ये कौन सी प्रोसेस है। दिस इज फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, आपने ये देख रखा होगा कहीं क्या कहते हैं उसको, हम लोग नॉर्मल देखते हैं, ये प्रोसेस हमने देख रखी है अपने लाइफ में कहीं ना कहीं। इसके लिए हमें किसी तरह का कोई किताब उठा के देखने की जरूरत नहीं, गर्म करते फिर उसको फटाक से ठंडा कर देते पानी डाल के मटेरियल्स को दें। जब मोल्ड वगैरह करते हैं ना, ये जो बहुत बार हमने गांव में देख रखा होगा इस तरह की प्रोसीजर। ठीक है, तो ये क्या है, फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस है। फ्लेम हार्डनिंग इस तरह की भी होती है। देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका वर्कपीस है, ये आपका वर्कपीस है। और फिर इस वर्कपीस, ये बर्नर है, ये आग है। ये आग जा रही है ऐसे ऐसे करके और ये आग को फॉलो कर रहा है ये वाटर वाटर पंप, ये वाटर स्प्रे। और ये वाटर स्प्रे जो इसको जाकर ऐसे क्या करेगा, यहाँ पे ठंडा करते जाएगा इसको। और फिर ठंडा करेगा तो सिर्फ सरफेस पे ही क्या होगा, मार्टेनसाइट जनरेट होगा। सिर्फ सरफेस पे क्या होगा, मार्टेनसाइट जनरेट होगा। ठीक है, सरफेस पे मार्टेनसाइट जनरेट होगा। तो फ्लेम हार्डनिंग जो है ये इस्तेमाल की जाती है आपका जो लेथ बेड होता है, लेथ का जो बेड होता है उसकी हार्डनिंग करने के लिए। ठीक है, लेथ का जो बेड होता है उसकी हार्डनिंग करने के लिए। और जैसे कि आपको दिख रहा है इसमें बर्नर है, तो हम लोग जो है इसको कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। तो फ्लेम हार्डनिंग एक पोर्टेबल आपकी हार्डनिंग प्रोसेस है। ठीक है, पोर्टेबल हार्डनिंग प्रोसेस है। इसमें आपको अच्छी डेप्थ तक जो है यहाँ पे केस हार्ड हो जाता है आपका। और यहाँ पे जो फ्यूल है वो भी कम लगता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है। क्या इसका डिसएडवांटेज है, ये जो है स्मॉल वर्कपीसेस के लिए इस्तेमाल ही नहीं करते हैं हम लोग। स्मॉल वर्कपीसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे, इतने बड़े आग में उसको रखेंगे, वो पूरा जल जाएगा, पिघल जाएगा बेचारा। तो यहाँ पे ये जो है एक इसका डिसएडवांटेजेस है, नॉट फॉर स्मॉल वर्कपीसेस, नॉट फॉर स्मॉल वर्कपीसेस। क्योंकि इसमें जो है वर्कपीस को क्या होगा, वो पूरा खराब हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्लेम हार्डनिंग। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फ्लेम हार्डनिंग। नेक्स्ट आपका आता है इंडक्शन हार्डनिंग। तो इंडक्शन हार्डनिंग कुछ ऐसी प्रोसेस है, देखो ये आपका वर्कपीस है और इस वर्कपीस को आपकी कॉपर की वायर में रखा जाता है। ठीक है, एक कॉपर की वायर के कॉइल में इस वर्कपीस को रखा जाता है और हाई करंट इसमें पास किया जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी करंट इसमें पास किया जाता है। और इसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पे सरफेस हार्डनिंग हो जाती है, सिर्फ उसके ऊपरी परत पे हार्डनिंग हो जाती है। ठीक है, और ये जो है ज्यादातर इंडक्शन हार्डनिंग प्रोसेस ये मास प्रोडक्शन में इस्तेमाल की जाती है। क्योंकि देखो ना, आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ से वर्कपीस ये हटा दिया, दूसरा वर्कपीस यहाँ पे लगा दिया, इसको हटाया दूसरा लगाया, इसको हटाया दूसरा लगाया। ऐसा तो नहीं कि पूरा प्रोसेस ऐसे कर रहे हैं कि बर्नर लेके जा रहे हैं फिर उसके पीछे वाटर सप्लाई दे रहे हैं, नहीं ऐसे तो कुछ कर नहीं रहे। तो इसको जो है आप इंडक्शन हार्डनिंग को मास प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। मास प्रोडक्शन के लिए इंडक्शन हार्डनिंग को इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो डेप्थ होती है वो बहुत अच्छी होती है और इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है। ठीक है, टाइम भी जो है बहुत कम लगता है। और जो सरफेस बनती है उसके ऊपर स्केल नहीं होता है, स्केल फ्री सरफेस होता है।
स्केल क्या होता है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, स्केल फ्री सरफेस होता है ये, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, आपकी इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग के यहाँ पे देखो एडवांटेज दे रखे कि द डेप्थ ऑफ हार्डनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन विड्थ एंड टेम्परेचर आर इजीली कंट्रोलेबल, द रिक्वायर्ड टाइम एंड डिस्टॉर्शन ड्यू टू हार्डनिंग इज वेरी स्मॉल, द सरफेस डिस्टॉर्शन क्या चीज होता है, देखो आपने वेल्डिंग में डिस्टॉर्शन वाला पढ़ रखा होगा। कभी आपने किसी मेटल को अगर गर्म किया, ठीक है, गर्म करने के बाद इसको जब आप ठंडा करते हो ना, तो इसका शेप ऐसे बिगड़ जाता है, ऐसे बिगड़ जाता है, तो इसको कहते हैं डिस्टॉर्शन, ठीक है, डिस्टॉर्शन। तो हार्डनिंग में, जो इंडक्शन हार्डनिंग में डिस्टॉर्शन नहीं होता है, बहुत कम डिस्टॉर्शन होता है। The surface remain free from scale and this type of hardening process can be easily incorporated in mass production. Can be easily incorporated in mass production. तो ये सारा क्या था आपका, हीट ट्रीटमेंट से रिलेटेड सारा टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ देखते हैं कि अगर मिले क्वेश्चंस तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नाइट्राइडिंग, पैक कार्बोराइजिंग, फ्लेम हार्डनिंग या इंडक्शन हार्डनिंग। तो ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, ये क्या है, पैक कार्बोराइजिंग, ठीक है, किस प्रकार की है ये, सॉलिड कार्बोराइजिंग है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग, तो ये किस तरह की सरफेस हार्डनिंग मेथड है, थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पे आग है ये और ये वाटर सप्लाई जा रहा है, तो दिस इज योर फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर रीहीटिंग द हार्डन स्टील टू अ टेम्परेचर बिलो 400 डिग्री सेल्सियस फॉलोड बाय कूलिंग। तो ये क्या है, ये आपकी टेम्परिंग प्रोसेस है। टेम्परिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, सेकेंडरी हार्डनिंग प्रोसेस या आफ्टर हार्डनिंग प्रोसेस, ओके। नेक्स्ट है, व्हाई द टेम्परिंग प्रोसेस कैरिड आउट इन स्टील, क्यों करते हैं हम लोग टेम्परिंग, टू ऐड कटिंग एबिलिटी नहीं, इसके लिए हम हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं, टू रिलीव स्ट्रेस स्ट्रेन, इसके लिए हम एनेलिंग प्रोसेस, टू रिफाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, इसके लिए नॉर्मलाइजिंग, टू रेगुलेट द हार्डनेस एंड टफनेस, यस वी यूज्ड टेम्परिंग प्रोसेस, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनेलिंग, पर्पस क्या है, टू कटिंग एबिलिटी, नो, ये हार्डनिंग प्रोसेस से हम लोग इसमें ऐड करते हैं। टू इंक्रीज वियर रेजिस्टेंस, नहीं, ये भी हार्डनिंग प्रोसेस से ऐड हो जाता है। टू रिलीव इंटरनल स्ट्रेसेस, यस, इंटरनल स्ट्रेसेस को रिलीव करने के लिए हम एनेलिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, एनेलिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा शफल किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग द सरफेस रिमेन फ्री फ्रॉम स्केल, अभी जो सबसे लास्ट में हमने देखी थी वो कौन सी थी, इंडक्शन हार्डनिंग। तो एक्सक्यूज में, उसमें क्या होता है, जो आपकी प्रोसेस में जो है स्केल नहीं बनती है, वर्कपीस के ऊपर काली परत नहीं आती है। क्यों नहीं आती, क्योंकि हम उसकी पेंचिंग ही नहीं कर रहे हैं ना, तो उसमें जो होगा ज्यादा वहां पे स्केल्स नहीं बनेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोसेस इफ द स्टील इज हीटेड अबव critical temperature and soaking it for sufficient time and cooling it very slowly within the furnace, कौन सी प्रोसेस है, एनेलिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग में हम एयर कूलिंग करते हैं, टेम्परिंग में हम लोग फर्नेस तो कूलिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वेरी स्लोली फॉर सफिशिएंट टाइम, तो टेम्परिंग में इतना टाइम नहीं लेते हम लोग। हार्डनिंग में तो भाई हम डायरेक्टली ऑयल क्वेंचिंग करते हैं या फिर ब्राइन सोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, ब्राइन सोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। तो बचा क्या, एनेलिंग, एनेलिंग इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द प्रोसेस टू रिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंपोनेंट, अगर आपको स्टील कंपोनेंट को रिफाइन करना है तो कौन सी प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, टेम्परिंग, हार्डनिंग, एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग। तो स्टील के स्ट्रक्चर को रिफाइन करना है, रिफाइन ग्रेन स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर, तो वहां पे हम नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 38, ये थोड़ा सा शफलिंग हुआ है इसलिए क्वेश्चन के नंबर ऐसे है, विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग इज डन इन अ हीटेड सॉल्ट बाथ, फ्लेम हार्डनिंग, गैस कार्बोराइजिंग, पैक कार्बोराइजिंग, लिक्विड कार्बोराइजिंग। तो हम जो है यहाँ पे लिक्विड कार्बोराइजिंग, कौन सी कार्बोराइजिंग, लिक्विड कार्बोराइजिंग में हम क्या करते हैं, सॉल्टेड बाथ में क्या करते हैं, वर्कपीस को हार्डनिंग, सरफेस हार्डनिंग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आई थिंक क्वेश्चंस जो है आपके हीट ट्रीटमेंट से रिलेटेड यहाँ पे आई थिंक खत्म हो गए हैं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, और क्वेश्चन यहाँ पे शफल किए गए हैं सारे जो है, एक हाँ ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं, ओके। देखो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजिंग, तो थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि आपको जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन रिमूव करना है, हैमरिंग की वजह से जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आ जाते हैं वो हम रिमूव करते हैं नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में। नेक्स्ट बता रहा है, विच स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंटेन 0% कार्बन,
तो फेराइट जो है इसमें 0% कार्बन होता है, परलाइट में 0.84% कार्बन होता है और सीमेंटाइट में 1.5% कार्बन होता है। ठीक है, और ये एग्जांपल, ये देखो डायग्राम देखो, व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। तो थोड़ी देर पहले देखा था हमने, ये क्या है, इंडक्शन हार्डनिंग। ये कॉइल किसकी होती है, कॉपर की होती है। ये क्या है, आपका वर्क पीस है। ठीक है, ये वर्क पीस है और ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, करंट की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में ये जो है केस हार्डनिंग की जाती है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस अगर होंगे तो जरूर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं है। ये बहुत पुराना जो आपका क्वेश्चन बैंक है वो मैंने उठाया है। देखो यहाँ पे बताया, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको कहा था ना कि भाई टेम्परिंग का एक टेबल है जो आपको याद करना पड़ेगा, जो कि टेम्परिंग टेम्परेचर से रिलेटेड है कि भाई किस वर्कपीस को किस टेम्परेचर में, ठीक है, किस वर्कपीस को किस टेम्परेचर में आपको वहां पे टेम्परिंग करना है। तो टैप्स, ड्रिल्स, टर्निंग टूल, रीमर, विच टाइप ऑफ कटिंग टूल इज टेम्पर्ड हीटिंग अप टू 230 डिग्री सेल्सियस। 230 डिग्री सेल्सियस के लिए हम लोग शायद टर्निंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। किसका, टर्निंग टूल का जो है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, उसके लिए जो हम लोग टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं वो आई थिंक 230 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि मुझे याद नहीं है, मैंने बस आपको टेबल अभी वहां पे पढ़ा के दिखा दिया था। लेट मी जस्ट गो एंड चेक ओवर देयर। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने टेबल आपको दिखाया था। बहुत लंबा पीडीएफ है ये, वेट, पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगी, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो देखो। हाँ, देखो टर्निंग टूल के लिए 230 डिग्री सेल्सियस, ड्रिल और मिलिंग कटर के लिए 240 डिग्री सेल्सियस, टैप एंड शेयर के लिए 250 और ट्विस्ट ड्रिल के लिए 260 डिग्री सेल्सियस। तो ये सारे हैं यहाँ पे। शायद क्वेश्चंस भी हमारे खत्म हो गए हैं, फिर भी एक बार हम नजर मार लेते हैं फिर से, अगर कुछ बच गया है क्वेश्चन तो वो छूटना नहीं चाहिए, है ना। तो ये आपका टेम्परिंग, टर्निंग टूल की टेम्परिंग करनी है तो 230 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परिंग टेम्परेचर रखा जाता है। ठीक है, वाई नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट इन स्टील, थोड़ी देर पहले ही देखा था हमने। टू रिमूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, बार बार एक ही क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं। विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इंक्रीज द वियर रेजिस्टेंस ऑफ स्टील। तो हार्डनिंग की वजह से जो है आपका, हार्डनिंग की वजह से वियर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, वियर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनेलिंग, to soften the steel, to add the cutting ability, to increase wear resistance, to refine the grain structure of steel. To soften the steel, we used annealing process. Cutting ability के लिए hardening process. Increase wear resistance, hardening process. To refine grain structure, normalizing process. Okay, ये सारे प्रोसेसेस आपको अब सब कुछ पता होने चाहिए। मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया है, छोटे से छोटे पॉइंट पढ़ाने की कोशिश की है मैंने, कुछ भी पॉइंट नहीं छोड़े हैं। और भी क्वेश्चंस होंगे तो वो भी देख रही हूँ मैं। तो जितनी मैंने मेहनत ली है इस वीडियो को बनाने में, उतनी ही मेहनत से आप इस वीडियो को देखिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, गारंटी है। और देखो क्या बता रहा है, व्हाट इज मार्क्ड एक्स। ये क्या है, ये कौन सा टेम्परेचर है, ये आपका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 723 डिग्री सेल्सियस वाला। ऑप्शन देखते हैं, देखो, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर नो, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑस्टेनेट यहाँ बनता है, ऑस्टेनेट यहाँ बनता है, ऑस्टेनेट नहीं बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हो गए शायद आपके यहाँ पे हीट ट्रीटमेंट के सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। एक भी मुझे क्वेश्चन नहीं नजर आ रहा है, तो हम लोग उसी पेज पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो हीट ट्रीटमेंट यहाँ पे टॉपिक आपका पूरा खत्म होता है। हीट ट्रीटमेंट जो टॉपिक है, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है। स्पेलिंग गलत हो सकती है, ट्रीटमेंट विथ हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट टॉपिक मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश की है। अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल द वेरी बेस्ट, जिनका कल पेपर है प्लीज अच्छे से जाइए, इतना वीडियो देख के चले जाइए। हीट ट्रीटमेंट टॉपिक अगर आपका है तो, और इतना वीडियो देखने के बाद कोई क्वेश्चन भी नहीं करोगे तो चल जाएगा, वहां पे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, बस इस वीडियो को अच्छे से देख लेना आपको। ओके, और मेरी आपसे यही विनंती है कि प्लीज आप लोग क्या कीजिए, इंडस्ट्री 4.0 के अगर क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं आपके पेपर में, तुरंत मुझे ईमेल कीजिए, ताकि मैं आपके लिए सेम ऐसा ही एक क्लास डिजाइन करूं जिसमें इंडस्ट्री 4.0 आपका पूरा तरीके से बन जाए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।